हेलो फ्यूचर डॉक्टर, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू ऑल ऑन योर फेवरेट चैनल न्यू लाइट प्रयास। सभी को बच्चा पता है आज आपका पेपर हुआ था, बहुत ही धमाकेदार पेपर। बीटीएस बीटी ऑनलाइन सीरीज का पेपर नंबर था बच्चा 15 और इसमें बच्चा 2 चैप्टर आपके पूछे गए थे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो बच्चा ये 2 चैप्टर बहुत ही धमाकेदार चैप्टर हैं। आपको पता है कि हर साल यहाँ से क्वेश्चन आपको आना ही आना है, निश्चित है, तय है कि बायोटेक्नोलॉजी जैसे चैप्टर से क्वेश्चन ना आए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके नीट के एग्जाम में बायोटेक्नोलॉजी से माइक्रोब से क्वेश्चन ना आए। तो भैया बायोटेक्नोलॉजी अगर आपने देखा ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं कि आज के पेपर में जो आपके क्वेश्चन आए थे वो किस तरीके के आए थे, उसको डिस्कशन के लिए हम लोग आज एक बार फिर आपसे मिल रहे हैं। पहले की तरह फिर से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 to 50 मैं डिस्कस करूंगा, यानी डॉक्टर अग्नोत्री, और उसके बाद आपके धमाकेदार सर वीर सर डिस्कस करेंगे, यानी 51 to 100। तो सर के मिशन के साथ बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो देखते हैं भाई आज के सीरीज का, यानी बीटीएस 15 की सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, और पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड डीएनए मूव्स टुवर्ड। तो यहाँ बच्चा ये जो बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं किसकी, ध्यान से देखिए। ये जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये बात किसकी कर रहे हैं, ये यहाँ पे जो बात बता रहे हैं, ये बता रहे हैं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में डीएनए मूव कराया जाता है, डीएनए को मूव कराया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसका मतलब क्या है, इसको मतलब ये बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की। इसको मतलब है ये बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, टेक्निक है टू सेपरेट द डीएनए मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन साइज, यानी साइज के बेस पे हम लोग सेपरेट कराते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस को। और इस इलेक्ट्रोफोरेसिस के इक्विपमेंट में क्या होता है बच्चा, यहाँ पे इस तरीके का कुछ इक्विपमेंट रहता है, जिसमें एक साइड में यहाँ पर निगेटिव 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 निगेटिव, यानी ये आपका निगेटिव साइड रहता है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड। इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कैथोड बोलते हैं। और दूसरे साइड यहाँ पे रहता है पॉजिटिव 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 रहता है, यानी इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एनोड। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चा डीएनए को लोड करने के लिए इस तरीके से बेल बने होते हैं, डीएनए को लोड करने के यहाँ पे बेल बने होते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपने डीएनए को हम क्या करते हैं, लोड कर देते हैं। अब आपको पता है बच्चा डीएनए जो होता है निगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए जो होता है ये अपना कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज। और निगेटिवली चार्ज को अगर डीएनए को हम निगेटिवली चार्ज की तरफ ही अगर यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो निगेटिव निगेटिव रिपल्सन की वजह से ये डीएनए मूवमेंट होगा किसकी तरफ, ये डीएनए मूवमेंट किसकी तरफ होगा, ये डीएनए मूवमेंट होगा एनोड की तरफ। तो यहाँ पर यही बात आपसे पूछी गई इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कि डीएनए जो मूव होगा वो किस साइड मूव होगा। तो ये मूव हो जाएगा आपका एनोड की तरफ। आप देख पा रहे हैं एनोड यानी पॉजिटिव आयन की तरफ। तो आंसर यहाँ पे होगा एनोड, यानी आंसर यहाँ क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सेकेंड। कह रहे हैं यहाँ पे निगेटिव चार्ज ऑफ डीएनए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो बच्चा जो आपको पता है जो निगेटिव चार्ज होता है किसकी वजह से होता है, यहाँ पर जो अपना ये निगेटिव चार्ज होता है ये किसकी वजह से होता है, ये होता है फास्फेट की वजह से। तो यहाँ पे अपना फास्फेट ग्रुप बच्चा लगा होता है, फास्फेट ग्रुप यहाँ पे लगा होता है। ये फास्फेट ग्रुप की वजह से इसके पास क्या होगा, तो निगेटिव चार्ज होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3 है। कह रहे इन द इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फ्रेगमेंट सेगमेंट। तो बच्चा अभी अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक सेपरेशन टेक्निक है, आपको पता है इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टाइप की क्या है, एक सेपरेशन टेक्निक है। एक आपकी क्या है बच्चा, सेपरेशन टेक्निक। सेपरेशन टेक्निक है ऑफ डीएनए। डीएनए जो बैंड है आपके, डीएनए जो है उनका सेपरेशन टेक्निक है। और ये बेस्ड ऑन डीएनए साइज, बेस्ड ऑन डीएनए साइज। डीएनए के साइज के बेस पे हम लोग क्या कराते हैं, यहाँ पे सेपरेशन कराते हैं। ये हमको याद रखना है। यहाँ पर आपको 2 बातें और याद रखनी है। अगर हमारा डीएनए का साइज अगर ज़्यादा होगा, अगर यहाँ पे डीएनए का साइज ज़्यादा होगा तो इनके बीच जो सेपरेशन होगा वो सेपरेशन कम होगा। और यहाँ पे जस्ट अपोजिट वाइस वर्सा, अगर डीएनए का साइज अगर यहाँ पे कम है तो इनके बीच सेपरेशन ज़्यादा होता है। और ये जो डीएनए होता है, डीएनए फास्टर मूवमेंट करता है, फास्टर मूवमेंट करता है। और यहाँ पे स्लो मूवमेंट होता है, यहाँ पे
स्लो मूवमेंट होता है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि सेपरेशन टेक्निक है बेस्ड ऑन डीएनए साइज, ये तो खास बात है ही है। और ये भी कॉन्सेप्ट के तौर पे याद रखिए कि साइज अगर ज़्यादा है तो सेपरेशन कम होगा, डीएनए मॉलिक्यूल धीरे धीरे दौड़ पाएगा, स्लो मूवमेंट होगा। और जस्ट अपोजिट डीएनए साइज अगर कम है तो सेपरेशन ज़्यादा होगा, यानी ये भी फास्टर मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे जो बात करी गई वो साइज के बेस पे बात करी गई है। ऑप्शन फर्स्ट होगा राइट आंसर ऑफ आंसर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैट्रिक्स ऑफ डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो बच्चा यहाँ पे अगर बात करें तो मैट्रिक्स बनाने का काम कौन करता है? मैट्रिक्स बनाने का काम आपको बता दिया, अभी भी बताया गया बच्चा, ये एग्रोज ही करता है। और एग्रोज हम लोग कहाँ से निकालते हैं? ये हम लोग निकालते हैं रेड एल्गी से। ये हम लोग निकालते हैं रेड एल्गी से, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं यहाँ पे सी वीड्स। तो बच्चा यहाँ पे आंसर जाएगा आपका, आंसर जाएगा थर्ड, आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, आंसर जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, एग्रोज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो अभी अभी बताया हमने सी वीड से होगा, कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके आपको आंसर लगाना था यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 6, एग्रोज इज केमिकली। तो बच्चा एग्रोज क्या है? एग्रोज हमारा केमिकली अगर बात करें तो ये क्या है होता है? ये होता है पॉलीमर, पॉलीमर होता है। आंसर यहाँ पे जाएगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 7 में क्या कह रहे हैं कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया कैन बी लाइज्ड बाई। अब सेल वॉल अगर बात करी जाए बैक्टीरिया की लाइज किससे होगी, तो हम लोगों ने यहाँ पे कई टाइप के एंजाइम पढ़े थे, जैसे लाइसोजाइम सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया को लाइज करेगा, सेलुलोज, सेलुलोज यानी प्लांट सेल वॉल को लाइज करेगा, और यहाँ पर आपका काइटिनेज है जो फंजाई के लिए था। तो लाइसोजाइम किसके लिए है? बैक्टीरिया के लिए है। लाइसोजाइम बैक्टीरिया के लिए, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया के लिए। सेलुलोज किसके लिए है? ये आपको लाइज करेगा किसको? सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल के लिए है। काइटिनेज किसके लिए है? ये आपका सेल वॉल ऑफ फंजाई के लिए है। और लिग्नेज यानी कि लिग्निन, ये आपका लिग्निन के लिए है। ये आपका लिग्निन को हटाता है, लिग्निन, इसको ये डिग्रेड करेगा। ये डिग्रेडेशन करेगा, डिग्रेडेशन कर देता है ऑफ लिग्निन। तो यहां पे पूछा गया सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया को लाइज कौन करेगा? लाइज करेगा एंजाइम जिसका नाम है लाइसोजाइम। ऑप्शन फर्स्ट जाएगा करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर बनेगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्लांट सेल वॉल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका 8 है, और 8 पे प्लांट सेल वॉल कैन बी डिग्रेडेड बाय द ट्रीटमेंट। अब इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया है। पहले इन्होंने बैक्टीरिया की बात करी थी, इस क्वेश्चन में यहाँ पे बैक्टीरिया की बात करी गई है, ध्यान से देखिएगा 7 में, और 8 में यहाँ पे प्लांट सेल वॉल की बात करी गई। और अभी अभी हमने बताया कि प्लांट सेल वॉल जो होती है, ये प्लांट सेल वॉल सेलुलोज से होती है। तो प्लांट सेल वॉल पूछेगा तो सेलुलोज बताएंगे, बैक्टीरिया पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? लाइसोजाइम। तो प्लांट सेल के लिए अगर पूछा जाता है तो आपको अभी अभी हमने बताया है आंसर आपका सेलुलेज होगा, यानी कि यहाँ पे आंसर बनेगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर बनेगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 9, कह रहे हैं आरएनए एंड प्रोटीन पोर्शन आर रिमूव ड्यूरिंग द डीएनए आइसोलेशन बाय ट्रीटिंग विद। तो बच्चा यहाँ पे अगर आपको बात करी जाए तो आरएनए के लिए अगर बात करी जाए तो आपके लिए आरएनएज होता है, आपको पता है आरएनए के लिए आरएनएज, और प्रोटीन के लिए होता है आपका प्रोटीएज, जिससे ये डिग्रेडेड हो जाता है। आंसर बनेगा यहाँ पे थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, आंसर बनेगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 10, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज डन यूजिंग। तो बच्चा एम्प्लीफिकेशन किससे कराते हैं हम लोग? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से कराते हैं। सबको पता है जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी इसी को हम बोलते हैं डिजायर्ड डीएनए, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिजायर्ड डीएनए बोलते हैं, जिसको हम क्लोन कर रहे हैं। और ये डिजायर्ड डीएनए को हम कैसे निकालते हैं? इसको हम निकालते हैं बनाते हैं पीसीआर से, इन्वेंटेड बाई कैरीमुलिस। और पीसीआर का पूरा नाम क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू करते हैं। इसे बच्चा 3 बेसिक स्टेप होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक सबसे पहला होता है डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन होता है। दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है एनीलिंग, और देन होता है एक्सटेंशन।
एक्सटेंशन होता है। ये 3 स्टेप का प्रोसेस होता है। तो पहला प्रोसेस ये है, दूसरा प्रोसेस, और ये है आपके सामने तीसरा प्रोसेस। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट में एम्पलीफिकेशन करा जाता है, एम्पलीफाई करते हैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को। प्रोसेस यहाँ पे जो है वो आपका पीसीआर कहलाती है। आंसर बनेगा थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 10 होगा, आंसर बनेगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 11। इन पॉलीमर चेन रिएक्शन देयर आर 3 मेन स्टेप। तो फिर से देखिए बच्चा, वही बात है जो हमने अभी भी बताया। 3 मेन स्टेप क्या है आपके पीसीआर के? 3 मेन स्टेप अभी भी बताया। तो सबसे पहला बच्चा होगा यहाँ पे डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। आंसर बनेगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर बन जाएगा यहाँ पे सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 12। द प्राइमर यूज ड्यूरिंग एनीलिंग स्टेप्स ऑफ पीसीआर। तो ये जो बच्चा प्राइमर होते हैं, शॉर्ट डीएनए होते हैं, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और इनको हम लोग केमिकली सिंथेसाइज्ड कराते हैं। केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं, एक तरीके के हम ये भी बोल सकते हैं। और ये शॉर्ट डीएनए जो फ्रेगमेंट होते हैं, इनको हम सिंथेसाइज कैसे कराते हैं? केमिकली, और इनको बोलते हैं प्राइमर। आंसर यहाँ बनेगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 होगा, आंसर बनेगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 13। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज टेक पॉलीमरेज आइसोलेटेड फ्रॉम। तो एक थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया से निकालते हैं। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज ये आइसोलेट करते हैं थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया से, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? थर्मस एक्वाटिकस। ये जो एंजाइम है ये आपका स्टेबल रहता है 90 से 95 डिग्री की टेम्परेचर में इन डीनेचुरेशन प्रोसेस जब कराते हैं हम इन पीसीआर। तो बच्चा पीसीआर का जो पहला प्रोसेस है डीनेचुरेशन, जो 90 से 95 डिग्री होता है, इस पे ये आपका जो एंजाइम है ये स्टेबल रहता है, और इसको आइसोलेट कहाँ से किया गया है? थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से। तो आंसर यहाँ पे बनेगा आपका थर्ड। क्वेश्चन है 13, आंसर बनेगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 14। फॉर द ट्रांसफर ऑफ फॉरेन जीन, यानी कि डिजायर्ड डीएनए सेल बम्बार्डमेंट हाई वेलोसिटी ऑफ द माइक्रोपार्टिकल कोटेड विद डीएनए, और मेथड क्या है? तो मेथड इसे बच्चा कहते हैं जीन गन या बायोलिस्टिक। इसे जीन गन भी कहते हैं, बायोलिस्टिक भी कहते हैं, यानी कि 1 और 2 बनेगा जवाब। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन 4 बनेगा जवाब आपके 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 15 है। कह रहे हैं आपके पास 2 स्टेटमेंट है। इन इको R1 द लेटर R इज डिराइव्ड फ्रॉम R/13 स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई। बिल्कुल सही बात है। इन इको R1 द लेटर CO, C और O जो है इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्पीशीज कोलाई। CO का मतलब क्या है? कोलाई से लिया गया है, स्क्रेसिया कोलाई इसका पूरा नाम है। और शॉर्टकट में इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं ई कोलाई। तो बच्चा ई कोलाई है, ये बात ही वो दोनों सही है। तो यहाँ पर जो CO है ये स्पीशीज इको R1 से लिया, क्योंकि इको R1 का एंजाइम ही कहाँ से लिया गया है? आइसोलेट स्क्रेसिया कोलाई से लिया गया है, आपको याद रखना है। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 15 होगा, आंसर बनेगा यहाँ पे 4, क्योंकि दोनों बातें सही हैं। 1 और 2 दोनों यहाँ पे क्या हैं? करेक्ट हैं। तो आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 16। तो यहाँ बच्चा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। असर्शन और रीजन की यहाँ बात करी गई है। कह रहे हैं फॉर कूलिंग द एलाइन जीन, और एलाइन जीन का मतलब यहाँ पे क्या है? फॉरेन जीन। तो फॉरेन जीन का मतलब वही जो हम लोग डिजायर्ड जीन लाएंगे, उसकी बात कर रहे हैं। इस डिजायर्ड जीन को अगर क्लोनिंग करनी है तो बैक्टीरियोफोर आर द मोर यूजफुल देन द प्लाज्मिड। ये बात सही है। बैक्टीरियोफेज बिकॉज ऑफ द हाई नंबर ऑफ पर सेल हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। और ये दोनों की दोनों बातें एनसीईआरटी बिल्कुल मैच हो रही हैं, और यहाँ पर करेक्ट एक्सप्रेशन करती हुई नजर भी आ रही हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? आंसर बनेगा यहाँ पे 4। क्वेश्चन 16 आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 17 में अगर ध्यान से देखें आप, तो कह रहे हैं यहाँ पे विच इज इनकरेक्ट। तो क्या इनकरेक्ट है? ध्यान से देखिए। कह रहे हैं टीआई प्लाज्मेट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेसेंस यूज द वेक्टर ऑफ प्लांट। बिल्कुल सही बात है। रिट्रोवायरस यूज होता है वेक्टर फॉर द एनिमल के लिए, ये बात भी सही है। डाइवेलेंट केटायन जैसे कैल्शियम है, जैसे आपने कैल्शियम को इस तरीके से लिखा होगा, मैग्नीशियम को आपने इस तरीके से लिखा होगा। डाइवेलेंट केटायन जैसे कैल्शियम ये डिक्रीज कराते हैं डायामीटर ऑफ पोर ऑफ सेल वॉल, डिक्रीज नहीं कराते, ये इंक्रीज कराते हैं।
ये क्या कराते हैं, ये कराते हैं इंक्रीज कराते हैं डायमीटर ऑफ पोर ऑफ सेल वॉल। तो बैक्टीरिया की जैसे ये अगर सेल वॉल है तो इसके जो ये पोर होंगे यहाँ पर, इसके जो पोर होंगे ये कैसे हो जाएंगे, ये पोर जो होंगे, ये आपके पोर जो होंगे ये इंक्रीज हो जाते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होंगे, इस तरीके के ये पोर हो जाएंगे, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो आपका डीएनए है ये डीएनए यहाँ से इंटर करेगा, इसे ये डीएनए इंटर करेगा और जो प्रोसेस होगी उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। और ये प्रोसेस कौन कराएगा, ये प्रोसेस कराएगा आपका डाइवेलेंट केटायन। बैक्टीरिया सेल, ये आपकी बैक्टीरियल सेल मान लेते हैं, बैक्टीरियल सेल है जैसे कि हमारी ई कोलाई। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ये डाइवेलेंट का इंक्रीज कराते हैं ना कि डिक्रीज। तो ये बात इनकी बिल्कुल ही यहाँ पे इनकरेक्ट है। 4 में ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट सेल फर्स्ट केप्ट ऑन द आइस, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन जब करते हैं सबसे पहले इसको आइस में रखते हैं, देन हीट शॉक देते हैं और ये हीट शॉक कितना देते हैं, 42 डिग्री सेल्सियस का देते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट में अगर बात करी जाए तो इनकरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन आपका थर्ड है, यानी कि ऑप्शन थर्ड बनेगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर बनेगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ क्या है, 18 विच वन इज यूज फॉर द वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन कौन से वेक्टर हम लोग लेते हैं, जेनेटिक इंजीनियर सबसे पहले कह रहे हैं साइनोफेज, जो कि आपको एनसीईआरटी में कभी नहीं यहाँ पे पढ़ा होगा, बैक्टीरियोफेज लेते हैं, प्लाज्मिड लेते हैं, आंसर बनेगा 4। तो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन था, बहुत ही जल्दी आपके सामने क्वेश्चन हल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 19 पे, द ऑर्गेनिज्म विच इज यूज्ड फॉर द जीन ट्रांसफर इन हायर ऑर्गेनिज्म, आंसर क्या होगा। तो बच्चा हायर ऑर्गेनिज्म में जो जीन ट्रांसफर कराते हैं वो हम लोग कराते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन से, आपने पढ़ा होगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन से कराते हैं हायर ऑर्गेनिज्म में। तो हायर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, जैसे प्लांट की बात करी जाए तो प्लांट में यहाँ पे क्या कराएंगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन से कराते हैं और मोस्टली ये डाइकॉट के लिए होता है। आंसर बनेगा यहाँ पे फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 19 आंसर बनेगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 प्लाज्मिड्स आर फाउंड। तो बच्चा प्लाज्मिड्स कहाँ होते हैं, बैक्टीरियोफेज में, बॉलवॉक्स में, ईस्ट में नहीं, प्लाज्मिड्स होते हैं आपके बैक्टीरिया में। प्लाज्मिड्स कहाँ होते हैं, प्लाज्मिड्स होते हैं आपके बैक्टीरिया में। कैसे होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होते हैं, सर्कुलर होते हैं और ये क्या कर सकते हैं, ये कैरी ले जा सकते हैं आपका जो फॉरेन डीएनए है, फॉरेन डीएनए को ले जा सकते हैं इन होस्ट सेल में ये ले जा सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो ये बैक्टीरिया से हम लोग आइसोलेट करते हैं और हम लोग इसे कहते हैं क्या है, प्लाज्मिड। जैसे आपने बुक में अपना पढ़ा है PBr 322, तो ये क्या है, ये है आपका प्लाज्मिड। आंसर बनेगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 21 विच एंजाइम ज्वाइन द डीएनए फ्रेगमेंट। डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम कौन करेगा, और ये बात हमने बायोमॉलिक्यूल के चैप्टर में पढ़ी है, बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ी है कि यहाँ पर जो डीएनए लाइगेज होता है ये ज्वाइन करा सकता है 2 डीएनए मॉलिक्यूल को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 आंसर बनेगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बाय विच फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी चेंज्ड इंक्लूडिंग। तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग में, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बिल्कुल सही बात है, जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर, सारी बातें आपकी मैच हो रही हैं जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया। बाय विच फिनोटाइप ऑर्गेनिज्म चेंज, तो फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए से भी जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर की। क्वेश्चन नंबर 22 आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 23 प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल्स क्या कहता है, चेंजिंग फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, बिल्कुल सही बात है। और बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट का मतलब जाती यानी कि जैसे कि हम लोग क्या बनाते थे, हम लोग बनाते थे हिम्यूलिन बनाते थे, हम लोग इंसुलिन बनाते थे और भी कई सारी चीज़ें हम लोग बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं। तो इन सबको लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया जाए, मेंटेनेंस रखा जाए, स्टेराइल कंडीशन का मतलब माइक्रोस फ्री कंडीशन, माइक्रोस फ्री एनवायरनमेंट की बात करी जा रही है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर सारे के सारे फीचर जो है यहाँ पर ये प्रिंसिपल से मैच हो रहे हैं। आंसर बनेगा आपके सामने 4। क्वेश्चन नंबर 23 आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 24 है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी इंक्लूड। तो यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस में क्या क्या चीजें होती हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए होता है, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है
ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट एंड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में इसको यूज किया जाता है। सारी की सारी बातें यहाँ पे मैच हो रही हैं, आंसर बन जाएगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 25। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पीवीआर 322 है बच्चा, आपको पता है। और इसका साइज अगर लिखना चाहे तो 4361 बेस पेयर इसका क्या होता है, साइज होता है, आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे बच्चा अगर बात करें तो क्या ये पूछ क्या रहे हैं, कह रहे हैं इन द गिवन बिलो फिगर इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इकोलाई। वेक्टर है आपका पीवीआर 322 और पीवीआर 322 में कह रहे हैं कि फॉलोइंग आर द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या यहाँ पे करेक्ट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है विद रेफरेंस टू द गिवन डायग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करेक्ट है, ध्यान से देखिए। कह रहे इफ एन एलियन डीएनए, अगर किसी एलियन डीएनए को, मतलब फॉरेन डीएनए की बात कर रहे हैं, अगर कोई हमारा फॉरेन डीएनए डिजायर्ड डीएनए हम लाइगेट कर देते हैं बाम एडजवेंट साइट पे, यानी यहाँ पे हमने बाम एडजवेंट साइट पे यहाँ पे क्या कर दिया, लाइगेट कर दिया, तो ये टेट्रासाइक्लिन प्रॉपर्टी इसकी जो है लॉस हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। देन एम्पीसिलिन वर्क कौन करेगा, एम्पीसिलिन वर्क करेगा, ये बात बिल्कुल सही है। सिलेक्टेबल मार्कर की तरीके से बिल्कुल सही कह रहे हैं। कह रहे भाई डीएनए को अगर आपने बाम एडजवेंट की साइट पे यहाँ पे लाइगेट कर दिया तो यहाँ बाम एडजवेंट की साइट की वजह से टेट्रासाइक्लिन जीन जो होगा ये आपका लॉस हो जाएगा और काम करेगा आपका एम्पीसिलिन जीन। ये बात बिल्कुल डन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। कह रहे हैं इफ एलियन डीएनए यानी वही फॉरेन डीएनए लाइगेट करते हैं पीएसटी पे, अगर भाई साहब यहाँ पे पीएसटी पे अगर कर देते हैं लाइगेट, अगर यहाँ पीएसटी पे अगर लाइगेट कर दिया जाता है तो इस केस में क्या होगा कि एम्पीसिलिन जीन हमारा आपका लॉस हो जाएगा। देन टेट्रासाइक्लिन वर्क, तो यहाँ पे फिर टेट्रासाइक्लिन वर्क यहाँ पे काम करेगा। ये बात भी बिल्कुल सही है। और आपको याद रखना है कि भाई जिस साइड पे आप जो लगाएंगे और यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर ब्रेक हुआ, आपका जो सिलेक्टेबल मार्कर के जीन है वो अगर ब्रेक हो गए तो उसी की जो रेजिस्टेंसी है वो लॉस हो जाती है। तो यहाँ पर ये दोनों बातें बिल्कुल सही करी गई हैं। अब ये लास्ट पॉइंट में क्या बता रहे हैं, इसको भी समझ लेते हैं। कह रहे हैं इफ एलियन डीएनए लाइगेट एट साल्वन साइट, अगर हम साल्वन साइट पे अगर लगाते हैं, कह रहे हैं अगर साल्वन साइट पे लगाते हैं तब भी तो ये ब्रेक हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन। साल्वन पे लगाते हैं देन रिकम्बिनेंट विल ग्रो इन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। तो टेट्रासाइक्लिन तो लॉस हो गया ना, तो यहाँ पर विल ग्रो नहीं होगा, यहाँ पे अगर नॉट ग्रो होता तब तो ये सही हो जाता। तो ये बात इनकी फिट नहीं बैठ रही है, ये स्टेटमेंट इनका लिए यहाँ पे विल ग्रो की बात कर रहे हैं, इसलिए ये इनका सही नहीं है। तो आंसर क्या यहाँ पे सही है 25 में, 25 में आंसर बनेगा ए और बी। ए और बी कहाँ पे लिखा है, ए और बी कहाँ पे लिखा है, ए और बी आपका लिखा है 4 में, तो आंसर बनेगा यहाँ पे 4। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक बार फिर से सुनिएगा, मजा आ जाएगा। 25 इस तरह क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, बहुत आसान होते हैं, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 25 आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 26 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मेकिंग कॉम्पिटेंट सेल। बच्चा करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे पता करना है। तो करेक्ट ऑर्डर में क्या क्या चीजें एक बार देखिए ध्यान से। तो बच्चा करेक्ट ऑर्डर में सबसे पहले पॉइंट देखिए यहाँ पे सी को, कह रहे हैं कि सेल्स का मतलब कौन सी सेल्स, जो आपके पास बैक्टीरियल सेल हैं, ट्रीट किया जाएगा डाइवेलेंट कैटायन। डाइवेलेंट कैटायन कौन से होते हैं, जैसे कैल्शियम आयन है, जैसे आपके मैग्नीशियम आयन है, इनसे इसको किया जाएगा। बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद सी से आइए आप डी पे, कह रहे हैं एडिशन टू रिकम्बिनेंट डीएनए द सेल ऑन आइस। एडिशन कर देंगे मतलब ऐड कर देंगे यहाँ पे अपना रिकम्बिनेंट डीएनए जो आपने बनाया है, और सेल कहाँ रख देंगे, आइस पे रख देंगे। बिल्कुल सही बात है। देन क्या होगा, देन हम क्या करेंगे, डी के बाद हम इसको कौन सा स्टेप कराएंगे, हम इसको स्टेप कराएंगे बी, यानी कि हम इसको प्लेस करा देंगे 42 डिग्री पे, देन इसे फिर से रखेंगे और इसकी प्रोसेस के बाद में जब सब कुछ हो जाएगा तो डीएनए इंटर कर जाएगा सेल में। तो हम शुरुआत करेंगे सी से, और सी के बाद हम कौन सी प्रोसेस करेंगे, डी, और डी के बाद हम जो प्रोसेस करेंगे उसका नाम है बी, और बी के बाद हम जो प्रोसेस करेंगे फाइनली वो हम करेंगे ए, और ए प्रोसेस करने के बाद हमारा डीएनए कहाँ होगा, ये इंटर कर जाएगा। तो इस तरीके से जहाँ पे लिखा है वही बनेगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 26 आंसर बनेगा 3। क्वेश्चन नंबर 26 आंसर यहाँ बन के आएगा आपके पास 3, यानी सी डी बी ई ए। अगला क्वेश्चन है आपके पास 27। आपको पता करना है विच इज द करेक्ट क्या है यहाँ पे। सबसे पहले करेक्ट में आप लगाइए गोला, क्या करेक्ट है यहाँ पे, किसके रिगार्डिंग बात करना है, बायोरिएक्टर के रिगार्डिंग बात करना है।
तो बच्चा 27 में क्या करेक्ट है, जितने भी पॉइंट दिए गए हैं इन 27 में पॉइंट नंबर आप 4 देखिए। सबसे पहले बायोरिएक्टर क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं इन विच रिजल्ट्स इन बायोलॉजिकली फॉर्मेशन किया जाता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट फ्रॉम द रॉ प्रोडक्ट। तो बच्चा यहाँ से हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल से हम क्या करते हैं, हमारे पास में होता है रॉ मटेरियल और इस रॉ मटेरियल से हम बना क्या देते हैं, स्पेसिफिक क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाते हैं। और ये कैसे बनाते हैं, बायोलॉजिकली, बस इतना आपको याद रखना है, बायोलॉजिकली रॉ मटेरियल से स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बना दिया जाता है बायोलॉजिकली। ये बात हमको याद रखना है। बायोरिएक्टर बड़े बड़े से वेसल्स यानी बर्तन होंगे जिसमें हम रॉ मटेरियल को स्पेसिफिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे बायोलॉजिकली। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट है तो आप समझ जाएंगे। अब ये क्या कर रहे हैं, फर्स्ट में कह रहे हैं वेसल्स है इन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आर केमिकली कन्वर्टेड। तो केमिकली कन्वर्टेड नहीं है भाई साहब, यहाँ पे बायोलॉजिकल कन्वर्ट है और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं, रॉ जो रॉ आपके होते हैं, रॉ मटेरियल जो होते हैं इनको हम लोग क्या करते हैं, केमिकली कन्वर्ट करते हैं स्पेसिफिक में। तो ये बात इनकरेक्ट हो गई। दीज आर वेसल इन द केमिकल प्रोडक्ट, केमिकल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, नहीं भाई यहाँ पे रॉ प्रोडक्ट की बात होगी। कन्वर्टेड इनटू द बायोलॉजिकली इनटू द रॉ, इनटू द रॉ में कन्वर्ट थोड़ी ना करते हैं हम लोग, इसको स्पेसिफिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। फिर क्या कह रहे हैं थर्ड में, दीज आर द वेसल्स इन विच द रॉ मटेरियल ठीक है हम बायोलॉजिकली कन्वर्ट करते हैं इनटू द स्पेसिफिक रॉ मटेरियल। ये रॉ नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक मटेरियल होता तब भी सही था कि भाई रॉ को हम लोग क्या कर रहे थे, स्पेसिफिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे थे, या स्पेसिफिक मटेरियल हो सकता है पर यहाँ पे रॉ लगा दिया जिसकी वजह से ये भी बात गलत हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे जाएगा आपका करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट ही पता करना था। तो क्वेश्चन नंबर 27 आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। व्हाइल आइसोलेटिंग डीएनए फ्रॉम द बैक्टीरिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट यूज्ड। कौन सा एंजाइम ऐसा है जो नहीं यूज होता है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे नॉट पे आप सर्किल कर लेंगे एक, आपको यहाँ पे ये याद रहे कि यहाँ पे नॉट पता करना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 कौन सा नहीं करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये तो पता ही है कि लाइसोजाइम डिग्रेड कराते थे बैक्टीरिया सेल वॉल को। लाइसोजाइम से हम लोग क्या कराते हैं, इससे हम लोग डिग्रेड कराते हैं जो हमारी बैक्टीरियल सेल वॉल होती है। राइबोन्यूक्लियस से हम लोग क्या कराते हैं, इससे हम लोग आरएनए को डिग्रेड कराते हैं, इससे हम लोग किसको डिग्रेड कराते हैं, आरएनए को डिग्रेड कराते हैं। प्रोटीएज से अगर बात करी जाए तो इससे हम लोग प्रोटीन को हम लोग डिग्रेड कराते हैं, इससे हम लोग प्रोटीन को डिग्रेड कराते हैं। फिर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेजेस का काम नहीं होगा जब हम आइसोलेट करेंगे डीएनए से। अगर हम डीऑक्सी राइबोस से करा देंगे तब तो ये डीएनए को डिग्रेड करा देगा ना, ये कराता है डीएनए को और हमें डीएनए को आइसोलेट करना है। तो डीएनए को अगर आइसोलेट करना है तो हम डीएनए को ही अगर यहाँ से डिग्रेड करा देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, तो डीएनए को अगर निकालना है तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। किसे यूज नहीं करेंगे, इसे यूज नहीं करेंगे। तो नॉट में पूछ रहे हैं तो किसे नहीं यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 में जो एंजाइम लिखा है इसे हम यूज नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 आंसर बनेगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन 29। कह रहे हैं ए बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड दोज कंडीशन। तो बच्चा क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए यहाँ पे बायोरिएक्टर के लिए, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, सबस्ट्रेट, साल्ट, विटामिन, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। क्वेश्चन आंसर बनेगा 4। क्वेश्चन नंबर 29 आंसर बन जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 30। विच एसोसिएशन ग्रुप गिवन द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी डिफरेंस किसने दी थी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दी थी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB कहते हैं, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दिया था। आंसर बनेगा यहाँ पे 3rd। तो इसका फुल फॉर्म आप NCERT से देख के लिख लीजिएगा, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आंसर बनेगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 31। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो बच्चा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है, जो सेम वर्ड होते हैं जिनमें बोथ डायरेक्शन से। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के लिए आपको एक बात याद रखनी है कि सेम वर्ड्स इन बोथ डायरेक्शन, सेम वर्ड्स इन बोथ डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन से अगर हमें सेम वर्ड्स मिलते हैं तो हम इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये बोथ डायरेक्शन का मतलब क्या है, बोथ डायरेक्शन का मतलब है 5 प्राइम 3 प्राइम, और दूसरी डायरेक्शन क्या हो सकती है 3 प्राइम 5 प्राइम।
अगर दोनों डायरेक्शन सेम वर्ड्स मिलते हैं तो हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो बच्चा यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, GATTC, यहाँ भी क्या दिख रहा है, GATTC, यहाँ दिख रहा है CTTAG, यहाँ भी आपको क्या दिख रहा है, एक मिनट इसकी बात तो हो गई कंप्लीट। यहाँ पे GATTC, यहाँ भी GATTC मिल रहा है, तो ये तो पैलिंड्रोमिक है ही है। इसकी बात करते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, TATA दिख रहा है इस वाले में। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको TATA दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये भी पैलिंड्रोमिक हो गया और ये भी एक दूसरे के लिए क्या हो गया, पैलिंड्रोमिक, ये भी पैलिंड्रोमिक है। यहाँ बात करते हैं, क्या दिख रहा है आपको, GAGCTC, यहाँ पे क्या दिख रहा है, GAGCCT, ये एक दूसरे के लिए क्या है, पैलिंड्रोमिक है। तो यहाँ पर जितने भी सीक्वेंस है एक दूसरे के लिए क्या दिख रहे हैं, पैलिंड्रोमिक दिख रहे हैं, तो आंसर जाएगा यहाँ पे 4। ऑल सेम वर्ड्स इन बोथ डायरेक्शन होते हैं तो हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 32, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ डोसा एंड इडली द टफ प्रिपेयर इज फर्मेंटेड बाय द बैक्टीरिया टफ पफ्स इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। तो यहाँ पर आपको पता है जो आपका डोसा इडली बनाते हैं तो यहाँ पे जो फर्मेंटेड करते हैं बाय द बैक्टीरिया, इसमें CO2 गैस निकलती है और CO2 गैस निकलने की बात सिर्फ और सिर्फ आपके कहाँ दी गई है, ऑप्शन नंबर 1 में। ब्रेकडाउन ऑफ ओलिगोसेक्राइड टू मोनोसेक्राइड ऐसा नहीं होगा, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फंजाई ऐसा नहीं होगा, आल तो हो ही नहीं सकता है, आंसर बनेगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द बेकर ईस्ट। तो बेकर ईस्ट पता है आपको, एक ईस्ट यूज होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर आपकी होती है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। बेकर ईस्ट में जो आपकी है वो कौन सी होती है, वो आपकी यूनिसेलुलर ईस्ट होती है और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। आंसर बनेगा यहाँ पे 4। क्वेश्चन 33 आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, कह रहे हैं साउथ इंडियन ट्रेडिशनल ड्रिंक टॉडी इज द फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ। तो बच्चा ये जो होता है ताड़ का पेड़ से निकाला जाता है, ताड़ के पेड़ को यानी सैप जो बोलते हैं उसको पाम सैप कहते हैं, पाम के सैप को। और यहाँ पर इसको हिंदी में अगर बात की जाए तो ताड़ या ताड़ी बोलते हैं, पाम के सैप से इसको क्या कहता है, निकाला जाता है, कहते हैं टॉडी। तो आपको ये याद रखना है टॉडी को कहाँ से निकाला जाता है, पाम सैप से, फर्मेंटेड से। आंसर बनेगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे 35, विच ऑफ द फॉलोइंग चीज इज रिपेंड बाय द यूजिंग एसेसिव फंजाई फंगस इंपॉर्टिंग। तो यहाँ बच्चा कौन सी फंजाई ऐसी होती है, इसको बोलते हैं रेकोफॉर्ड चीज, जिसमें आपको रैपेनिंग करी जाती है स्पेसिफिक फंजाई से। और ऐसी कौन सी चीज़ है यही आपको बतानी थी। तो यहाँ पे इस टाइप की जो चीज़ें दी गई हैं वो उसमें ऑप्शन आपका सेकंड जा रहा है, बेस्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 35 आंसर बनेगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 36, कह रहे हैं पॉलिनेशन बाय द विंड इज मोर कॉमन अमंग द अबायोटिक। बिल्कुल सही बात है, बाई विंड आपका मोर कॉमन रहेगा। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट फॉर द पॉलिनेशन, और मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज करते हैं बायोटिक। और बायोटिक में सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे प्लांट हमारा एंटेमोफिली। एंटेमोफिली, एंटेमोफिली का मतलब होता है बाई इंसेक्ट। एंटेमोफिली का मतलब क्या होता है, बाई इंसेक्ट। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट की वजह से यहाँ पे होता है, और ये बात भी इनकी सही है। तो दोनों बातें सही है। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। आंसर बनेगा यहाँ पे आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37, हेट्रोक्रोमेटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। तो बच्चा हेट्रो के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होता, ये होता है इनएक्टिव। ये क्या होता है, ये होता है इनएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हेट्रोक्रोमेटिन है, ये हेट्रोक्रोमेटिन आपके कैसे होते हैं, डेंसली पैक्ड होते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन कैसे होते हैं, डेंसली पैक्ड, डेंसली पैक्ड होते हैं, और ये इनएक्टिव कंडीशन में रहते हैं। ये बात इनकी इनकरेक्ट है। इट इज ए टिपिकल न्यूक्लियस, सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड, आर स्टैंडलाइट, आर हेट्रोक्रोमेटिन। और जो लूजली पैक्ड होते हैं इनको हम कहते हैं यूक्रोमेटिन। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं यूक्रोमेटिन। और ये जो यूक्रोमेटिन होते हैं ये आपके ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। ट्रांसक्रिप्शनली ये होते हैं आपके एक्टिव। तो आपको याद रखना है यूक्रोमेटिन जो होगा वो एक्टिव होगा, हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव होगा। लूजली पैक्ड में आपका यहाँ पे हेट्रो नहीं आएगा, तो ये बात भी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर बात करी जाए तो आंसर बनेगा फर्स्ट। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन 38, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, मियोसिस 1 इज इक्वेशनल डिवीजन। ना भाई, मियोसिस 1 कैसा है, रिडक्शनल डिवीजन है। मियोसिस 1 कैसा है, इक्वेशनल नहीं है, ये कैसा है, रिडक्शनल डिवीजन। ये कैसा है आपका रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहीं पर क्या होता है, जो 2n से पोलैरिटी हमारी कैसी हो जाती है, n हो जाती है। तो ये कैसा हो गया, रिडक्शनल डिवीजन हो गया। मियोसिस 2 इज रिडक्शनल, नहीं भाई, मियोसिस 2 जो है वो रिडक्शनल नहीं है, ये है आपका इक्वेशनल। ये आपका इक्वेशनल है, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी जो n है वो n से n ही रहती है। ये बात आपको याद रखनी होगी, जिसकी वजह से स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट। मियोसिस 1 क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ इन कंपेयर टू पेरेंटल सेल, व्हाइल मियोसिस 2 नो चेंज ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन कंपेयर ये सेल। तो यहाँ पे बच्चा 38 ने बात करी है, तो ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। मियोसिस जो 1 है ये रिडक्शनल है, जिसकी वजह से यहाँ पे नंबर हाफ हो जाता है, क्योंकि ये रिडक्शनल है। और यहाँ पे कंपेयर टू पेरेंटल, मियोसिस 2 में अगर बात करें तो नो चेंज, तो इसीलिए उसको इक्वेशनल बोला गया। ये आपका सही है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, 2 करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 38 आंसर बनेगा 3। ध्यान से देखेंगे, 1 आपका इनकरेक्ट है और 2 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 39, हाउ मेनी म्यूटिक डिवीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 50 सिनर्जिड इन एंजियोस्पर्म। तो बच्चा यहाँ पे 50 सिनर्जिड की बात कर रहे हैं, और आपको पता है कि जो हमारा एम्ब्रायो सैक बनता है, इस एम्ब्रायो सैक में यहाँ पर आपको याद होगा कि बीच में आपका बनता है एक सेल, और साइड साइड में दो आपके ये क्या बनते हैं, ये आपके बनते हैं सिनर्जिड। ये आपके क्या बनते हैं, ये बनते हैं सिनर्जिड, सिनर्जिड। और बीच में जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एग सेल। ये कौन सी सेल होती है, ये होती है एग सेल। तो ये सिनर्जिड एक एम्ब्रायो से, और इधर क्या होता है, इधर होते हैं आपके एंटीपोडल होते हैं, ये एंटीपोडल सेल होते हैं। तो यहाँ पर जो सिनर्जिड होते हैं इनका नंबर क्या होता है, 2। तो एक एम्ब्रायो सैक के अंदर कितने होते हैं नंबर, एक एम्ब्रायो सैक के अंदर नंबर होता है 2। ये कह रहे हैं हाउ मेनी म्यूटिक डिवीजन रिक्वायर्ड 50 सिनर्जिड। तो 50 सिनर्जिड का मतलब हमें 50 सिनर्जिड का मतलब क्या हुआ कि 50 सिनर्जिड हमारे जो होंगे वो 25 में होंगे, 25 एम्ब्रायो सैक, 25 एम्ब्रायो सैक में 50 होंगे, क्योंकि बच्चा एक एम्ब्रायो सैक में हमारे कितने मिल रहे हैं सिनर्जिड। ये आपका एम्ब्रायो सैक का फिगर है, यहाँ पे आपने देख पा रहे हैं। और एक एम्ब्रायो सैक में, एक एम्ब्रायो सैक में आपको कितने मिल रहे हैं, 2 सिनर्जिड। ऐसे ही 25 आपके एम्ब्रायो सैक में 50 सिनर्जिड मिलेंगे। और ये 50 एम्ब्रायो सैक बने कैसे थे, इसकी जो प्रोसेस थी उसमें आपको याद होगा कि यहाँ पर इसके लिए मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है। तो एक MMC यानी मेगा स्पोर मदर सेल ने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे मियोसिस किया था। और मियोसिस के बाद में यहाँ पे 3 बार क्या हुआ था, माइटोसिस। ये 3 बार यहाँ पे क्या हुआ था, आपका माइटोसिस हुआ था। देन आपका बना था एम्ब्रायो सैक। पूछ क्या रहे हैं, हाउ मेनी म्यूटिक डिवीजन, म्यूटिक डिवीजन कितने होंगे। म्यूटिक का मतलब क्या है, म्यूटिक का मतलब है कि मियोसिस कितने होंगे। तो मियोसिस तो भाई आपका एक ही हुआ था। यहाँ पे एक का मतलब है 2 पार्ट होते हैं, एक बोलते हैं पार्ट 1, दूसरे को हम बोलते हैं पार्ट 2। तो मियोसिस तो एक ही हुआ ना। तो भाई यहाँ पे एक के लिए एक मियोसिस, तो 25 के लिए यहाँ पे कितने सेल जरूरत पड़ेंगे, 25 MMC यानी मेगा स्पोर मदर सेल जरूरत पड़ेंगे। और यहाँ पे मियोसिस भी कितने होंगे, यहाँ पे 25 मियोसिस होंगे। और मियोसिस का मतलब ही होता है मियोटिक। आंसर बनेगा 25 यानी कि 4। तो क्वेश्चन नंबर आपका 39 आंसर बनेगा यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 40 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं आपका स्टेटमेंट 1 और 2 की बात कर रहे हैं। तो बच्चा कह रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट वाज कोऑर्डिनेटेड बाय द US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो बच्चा NCERT की लाइन से लिया गया, सही है। रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ बेस मेकअप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, ये बात भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो आंसर बनेगा यहाँ पे 4, आंसर बन जाएगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 41 में कह रहे हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस कॉल्ड। तो पता है स्प्लिटिंग को हम लोग कहते थे फोटोलिसिस, आपको पता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इसको हम कहते थे फोटोलिसिस। और इस फोटोलिसिस में यहाँ पे क्या होता है, जो H2O मॉलिक्यूल होता है ये टूटता है आपके 2H+ में, और 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बनेंगे,
और यहाँ पे बनेगा ऑक्सीजन का हाफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर इसको हम लोग कहते क्या है, इसे हम कहते हैं फोटोलिसिस। आंसर बनेगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। कह रहे हैं बीच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन थाइलेकॉइड एंड कंज्यूम्ड बाय रिएक्शन इन स्ट्रोमा। तो बच्चा यहाँ पे ऐसा क्या है, रिएक्शन कौन सी होती है जो थाइलेकॉइड में होती है और जिससे क्या बनता है, जो कंज्यूम होता है स्ट्रोमा में। तो ग्रेना में बच्चा यहाँ पे एटीपी और एनएडीपी बनते हैं, एटीपी और एनएडीपी बनते हैं और ये आपके कंज्यूम कहाँ करे जाते हैं, स्ट्रोमा में, और फाइनली यहाँ पे स्टार्च का प्रोडक्शन किया जाता है। आंसर बनेगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 42 आंसर बन जाएगा यहाँ पे थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 43। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन आपको ढूंढना है किसके रिगार्डिंग, आरक्यू वैल्यू के रिगार्डिंग, रेस्पिरेटरी क्वाइटेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो फैट के रिगार्डिंग अगर बात की जाए तो फैट में ये कितना होता है, फैट में ये होता है बच्चा 0.7 होता है। कार्बोहाइड्रेट में अगर बात की जाए तो ये होता है 1, और प्रोटीन के लिए कितना होता है, ये होता है 0.9। तो आंसर जाएगा यहाँ सेकेंड, आंसर जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 43 आंसर बनेगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 स्टेटमेंट की बात है, राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ 70 ईयर्स। बिल्कुल सही बात है कि जो राइबोसोम होते हैं क्लोरोप्लास्ट के, और साथ में आपको एक और नाम याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया पूछा जाता है तो इसमें भी आपके 70 ईयर्स के होते हैं, ये बात सही है। माइक्रोबाइड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, नहीं, प्लांट सेल में भी होता है एंड एनिमल सेल, एंड एनिमल सेल में भी होता है, आपको याद रखना है। तो ये बात स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 44 आंसर बनेगा सेकेंड। 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या बन रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 45। 45 में क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। 45 में बच्चा कह रहे हैं टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रीडिंग इंडस्ट्री विच पीजीआर यूज्ड। कौन सा पीजीआर यहाँ पे यूज होता है, तो इस पीजीआर के लिए आपको याद रखना है जिब्रेलिन को, कि यहाँ पे माल्टिंग का प्रोसेस जो होता है इन ब्रीडिंग इंडस्ट्री, इसमें एनसीईआरटी की जो बात करी गई वो बात करी गई जिब्रेलिन के लिए। और जिब्रेलिन से क्या क्या चीज़ें हैं ये सारी आप पढ़ के जाइएगा, जिब्रेलिन का क्वेश्चन जरूर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 आंसर बनेगा यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 46। इन द गिवन मैचिंग हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट। तो सबसे पहले बात करें सुपीरियर ओवरी मालवेसी में, तो मालवेसी में सुपीरियर ओवरी है, बिल्कुल सही बात है, ये बात आपकी करेक्ट जा रही है। फिर करेक्ट कंपोजिटी, कंपोजिटी में यहाँ पे बच्चा सुपीरियर नहीं है, कंपोजिटी में होती है यहाँ पे इन्फीरियर, तो यहाँ लिख देंगे इन्फीरियर। मालवेसी में अगर बात करी जाए तो एक्साइल प्लेसेंटेशन है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन फैबेसी में है। यहाँ पे हाउ मैचिंग आर करेक्ट, कितने करेक्ट हैं, तो करेक्ट में आप देख पा रहे हैं आपको ए करेक्ट मिला है, सी मिला है, डी मिला है, टोटल हमें मिल रहे हैं 3। तो क्वेश्चन नंबर 46 और 46 हमें 3 मिला है, और 3 कहाँ पे है, 3 है आपके ऑप्शन सेकेंड में, तो ऑप्शन सेकेंड जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 आंसर बनेगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 47 है। 47 में कह रहे हैं बच्चा दो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं हिस्टोन आर एसिडिक इन नेचर। बच्चा आपको पता है हिस्टोन जो होते हैं ये एसिडिक में नहीं होते हैं, ये होते हैं बेसिक इन नेचर, ये होते हैं बेसिक इन नेचर। इनके पास लाइसिन होता है, आपको पता है रेजिड्यू होते हैं, और ये बेसिक नेचर में होते हैं। और आर्जिनिन, लाइसिन और आर्जिनिन होता है, देखिए लास्ट में बताया भी गया है, लाइसिन होता है, आर्जिनिन होता है, जिसकी वजह से होते हैं बेसिक इन नेचर। तो असर्शन यहाँ पे रॉन्ग है। हिस्टोन और रिच इन अमाइनो एसिड लाइसिन और आर्जिनिन, और यहाँ पर यही वजह है कि यहाँ पर जो है अमाइनो एसिड जो होते हैं ये हमारे बेसिक वाले हैं, जिसकी वजह से ये बेसिक नेचर का होगा। ये रीजन तो सही कह रहे हैं, इसका नेचर कैसा हो जाएगा, इसकी वजह से बेसिक नेचर होगा, इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा, नॉट एसिडिक, नॉट एसिडिक, ये बात आपको याद रखनी होगी। तो यहाँ पर एसिडिक नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या बनेगा, 47 का आंसर बनेगा यहाँ पे थर्ड। ए इज नॉट करेक्ट, आर है हमारा करेक्ट, आंसर बनेगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, क्रॉस पॉलिनेशन डज नॉट अकर। तो बच्चा क्रॉस पॉलिनेशन कहाँ नहीं होता है, इसमें कह रहे हैं चेस्मोगैमस में, जिटोनोगैमस में, क्लिस्टोगैमस में। तो बच्चा करेक्ट आंसर जाएगा क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्योंकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर आपको पता ही है कौन से होते हैं, बायोला, कॉमिलिना और ऑक्जेलिस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर में सबसे पहले आपने पढ़ा होगा बायोला, कॉमिलिना और आपका ऑक्जेलिस, ऑक्जेलिस। और ये जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं इनकी खासियत होती है कि ये डू नॉट
ओपन एट ऑल, डू नॉट ओपन एट ऑल, यानी कि ये क्लोज रहते हैं, यानी कि ये कैसे होते हैं, क्लोज फ्लावर होते हैं। और क्लोज फ्लावर होंगे तो ये क्या करेंगे, ये ऑलवेज हमेशा क्या करेंगे, ये करेंगे ऑटोगैमी। ये क्या करेंगे, ये करेंगे ऑटोगैमी, यानी कि ये सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, ये श्योर है, ये करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन तो होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डू नॉट ओपन एट ऑल, कभी वो आपके ओपन ही नहीं होंगे, क्लोज ही रहेंगे। तो इस यहाँ पे ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन ही यहाँ पे होता रहेगा। तो ये बात किसके लिए करी गई, थर्ड के लिए, आंसर जाएगा यहाँ पे थर्ड। क्वेश्चन नंबर 48 आंसर बनेगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 49, विद रिस्पेक्ट टू एंजियोस्पर्म आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्या है, इनकरेक्ट क्या है भाई, तो सबसे पहले कह रहे हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल के लिए कह रहे हैं 2n, जबकि एंटीपोडल सेल आपको पता है बच्चा, जो एम्ब्रायो सैक अपना बना था, इस एम्ब्रायो सैक में यहाँ पे ये एक सेल थी, सिनर्जिड थे, और यहाँ पर जो ये एंटीपोडल सेल होते हैं, ये एंटीपोडल सेल कैसे होते हैं, ये एंटीपोडल जो सेल होते हैं ये होते हैं n वाले। ये कह रहे हैं 2n वाले, नहीं भाई ये n वाले होते हैं एंटीपोडल सेल, तो ये बात इनकी इनकरेक्ट है। वेजिटेटिव सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट n होता है, बिल्कुल सही बात है। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n होता है, बिल्कुल सही बात है। सेल ऑफ न्यूसेलस 2n होगा, बिल्कुल, क्योंकि सेल ऑफ न्यूटेलस तो बाहर के साइड होते हैं ना, सेल ऑफ न्यूटेलस तो यहाँ पे पाए जाने वाले सेल होते हैं, ये न्यूसेलस है ना, यहाँ पे पाए जाने वाले जो सेल होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस। और न्यूसेलस हमेशा कैसा होगा, 2n में होगा, ये n होगा, ये n होगा, ये n होगा, ये पूरा n होगा, ये भी n होगा, ये भी n होगा, ये भी n होगा। तो आपसे अगर एक सेल पूछा जाए हैप्लॉइड n है, सिनर्जिड पूछा जाए तो n है, एंटीपोडल n है। इनकरेक्ट क्या है, 1 नंबर यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट ही पूछा गया है, आंसर बनेगा फर्स्ट, आंसर बनेगा आपका फर्स्ट, क्योंकि इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 आंसर बनेगा फर्स्ट। और हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है स्टेटमेंट का, कह रहे हैं आपको यहाँ पे बच्चा बताना क्या है, बताना है यहाँ पे स्टेटमेंट 1 2 में कौन करेक्ट कौन इनकरेक्ट। तो इन एन आइसोबाइलेटर लीफ की बात कर रहे हैं, और आइसोबाइलेटर का मतलब क्या होता है कि मोनोकाट की बात कर रहे हैं, मोनोकाट लीफ की ये बात कर रहे हैं। मोनोकाट जो लीफ है नियरली इक्वल स्टोमेटा होते हैं, प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड। तो बच्चा दोनों साइड पे बिलो एंड अपर दोनों साइड स्टोमेटा नंबर बराबर होता है, इसीलिए इसको आइसो कहते हैं। आइसो का मतलब होता है सिमिलर होता है, बाई मतलब दोनों साइड इनकी मोनोकाट लीफ की बात है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। आगे की बात बच्चा यहाँ क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इन इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, यानी अरेंजमेंट, जैसे कि सेपल पेटल का अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन यानी एस्टिवेशन कहते हैं, जो अरेंजमेंट है। तो इसमें एक टाइप होता है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में मार्जिन ऑफ सेपल एंड पेटल ओवरलैप करते हैं ऑन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है, पर्टिकुलर डायरेक्शन इनकी नहीं होती है, ओवरलैप करते हैं। और बच्चा इसका एग्जाम्पल होता है गुलमोहर और केसिया, यहाँ पे एग्जाम्पल इसका जरूर लिख लीजिएगा, इसका एग्जाम्पल होता है गुलमोहर, और आपको एक और एग्जाम्पल याद रखना है एनसीईआरटी के हिसाब से, केसिया, गुलमोहर और केसिया। तो यहाँ पे कह रहे हैं ये ओवरलैप तो करते हैं पर नॉट पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि जैसे इस तरीके से यहाँ पे अगर कहानी बनती है, हम यहाँ पे इस तरीके से कहानी बनाते हैं इनकी, तो यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं इसने भी ओवरलैप किया, दोनों किनारे नीचे के साइड हैं। अब हम इसमें से क्या करते हैं, एक किनारा ऊपर एक किनारा ऊपर रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक किनारा नीचे है तो दूसरा ऊपर, और इसको हम यहाँ कर देते हैं। तो इसमें आप क्या देख पा रहे हैं इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, एक किनारा ऐसा है जो जिसमें दोनों ऊपर के साइड में है, एक आप यहाँ ऐसा देख पा रहे हैं जिसमें दोनों किनारे इसके क्या है, नीचे साइड दबे हुए हैं। और यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं कि जैसे कि इस सेपल पेटल को देखो, एक किनारा ऊपर है एक किनारा नीचे है, एक किनारा ऊपर एक किनारा नीचे, एक किनारा ऊपर एक किनारा नीचे। तो ये जो एस्टिवेशन होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं इम्ब्रिकेट। इसको हम कौन सा एस्टिवेशन बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। यानी कि जब सेपल पेटल आपस में ओवरलैप तो करें बट यहाँ पर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दिख रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। जहाँ पर पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखती है उसे क्या कहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा,
कि जहाँ पर पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखेगी उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए तो आपके दोनों स्टेटमेंट अगर बात करते हैं तो दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही जा रहे हैं। आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 50 आंसर यहाँ पे बन जाएगा आपका 4, यानी कि स्टेटमेंट जो आपका पहला और दूसरा दोनों ही आपके करेक्ट जा रहे हैं। आंसर बनेगा 4। तो क्वेश्चन नंबर 50 आंसर बन जाएगा 4 और ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। कहीं नहीं जाइए, सेशन में बने रहिएगा। कुछ ही देर में आपके पास आने वाले हैं आपके धमाकेदार सर वीर सर, और सेशन का पूरा एंजॉय लीजिए, यानी 51 से 100 तक के पूरे क्वेश्चन को सुनिए, देखिए हमारी गलती कहाँ कहाँ हुई है। जहाँ भी आपकी गलती हुई है मिस्टेक बनाइए, अपनी गलतियों को नोट डाउन करिए, ताकि आज जो गलती हुई इन फ्यूचर आगे ये गलती ना हो। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलते हैं कभी कभी अगले सेशन में। तब तक सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज आपका BTS सीरीज का 15 नंबर का पेपर था जो कि ऑनलाइन मोड में हुआ, और अभी तक आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन नंबर 50 तक डॉक्टर अनिरुद्ध सर आपको यहाँ पर डिस्कस कराए, और इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 51 से 100 हम आपको यहाँ पर डिस्कस कराने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को। दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहलिक बेवरेजेज इज ऑब्लिक आर प्रोड्यूस बाय डेस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रॉथ, यानी कह रहे हैं कि यहाँ पर आफ्टर डेस्टिलेशन जो बेवरेजेज होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, वो कौन से होते हैं। तो बच्चों अगर हम आफ्टर डेस्टिलेशन की बात करते हैं, कहते हैं कि आफ्टर डिस्टिलेशन जो बनते हैं उनका नाम होता है विस्की, ब्रांडी एंड रम। ये तीनों जो होते हैं आफ्टर डिस्टिलेशन प्रोड्यूस होते हैं, बट विदाउट डिस्टिलेशन जो प्रोड्यूस होते हैं उनका नाम क्या होता है। जो विदाउट डिस्टिलेशन होते हैं उनका नाम होता है वाइन एंड बियर। क्लियर। अब देखते हैं ऑप्शंस को। सबसे पहले ऑप्शन में दिया गया ब्रांडी एंड बियर, तो ये तो आपका सही है, बट ये विदाउट डिस्टिलेशन होता है। सेकंड में कह रहे हैं वाइन एंड रम, तो यहाँ रम तो विद डिस्टिलेशन होता है, बट वाइन विदाउट डिस्टिलेशन। और अगर विस्की एंड ब्रांडी की बात की जाए तो ये दोनों डिस्टिलेशन के थ्रू या फिर बाय द डिस्टिलेशन बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो ये तो आपका करेक्ट हो गया थर्ड। फोर्थ की बात करते हैं तो दिया गया वाइन एंड बियर, ये विदाउट डिस्टिलेशन वाले हैं, तो ये नहीं होंगे, यानी आंसर आपका थर्ड चला जाएगा। यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं उसमें विस्की और ब्रांडी जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बाय द डिस्टिलेशन। क्लियर। और अगर यहाँ पर आपका रम भी दिया होता तो वो भी करेक्ट हो जाता। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। दिया गया PBr 322 इज ए, क्या ये नेचुरल प्लाज्मिड होता है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, ये नेचुरल प्लाज्मिड नहीं होगा। सेकंड की बात करते हैं तो कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल वेक्टर होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर थर्ड की बात की जाए तो दे रहे हैं हैव एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, बिल्कुल सही है। अगर हम PBr 322 की बात करते तो इसमें एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होता है, यानी सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है। आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ, बोथ सेकंड एंड थर्ड। फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। दिया है द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस इज नॉट ए पैथोजन ऑफ, यानी कह रहे हैं कि ये किसमें पैथोजन नहीं होगा। तो सबसे पहले दिया गया सेवरल एल्गी, नहीं होता है। आल डाइकॉट्स में क्या पैथोजन होगा, तो नहीं। आल की जगह अगर आपका यहां पर लिखा होता सेवरल डाइकॉट तब करेक्ट हो जाता। क्लियर। यानी सेवरल डाइकॉट्स में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एज ए पैथोजन होता है, बट आल डाइकॉट में नहीं होगा। और यही आपसे पूछा गया है क्या ऑल जिम्नोस्पर्म में होगा, तो ये भी सही है, ऑल जिम्नोस्पर्म में भी नहीं होता है। क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज, यानी कि जो तीनों ये दिए गए हैं इन किसी में भी पैथोजन के रूप में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ऑल दिया है। यहां से बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, सेवरल दिया होता तो आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन हो सकता था। आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर का ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। दिया है कंपिटेंट सेल्स आर मेड बाय ट्रीटिंग बैक्टीरियल सेल विथ, बैक्टीरियल सेल के साथ किसको ट्रीट किया जाता है सेल को कंपिटेंट बनाने के लिए।
तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए, डायावैलेंट कैटायन, और उसमें भी जैसे कि कैल्शियम। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की, मेथड इन विच फॉरेन डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन द न्यूक्लियस। कह रहे हैं कि फॉरेन डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है किसमें, न्यूक्लियस में। किसका न्यूक्लियस होता है, ये एनिमल का। यानी जो एनिमल सेल होगी उसके न्यूक्लियस में डायरेक्टली जब हम फॉरेन डीएनए को इंजेक्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं इस मेथड को, क्या बोलते हैं बच्चों, माइक्रो इंजेक्शन। तो आंसर तो आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। बट अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि अगर यहाँ पर प्लांट सेल होती और उसमें इंट्रोड्यूस करना होता हमको फॉरेन डीएनए का, तो किस मेथड का यूज करते, तो उसका नाम होता है जीन गन, या फिर बोलते हैं बायोलिस्टिक। क्या होता है इसमें, गोल्ड या टंगस्टन के जो पार्टिकल होते हैं उसमें जो फॉरेन डीएनए होता है उसकी कोटिंग होती है और उससे क्या किया जाता है, बॉम्बर्ड किया जाता है किसमें, जो प्लांट सेल होती है। क्लियर। तो यहां पर आपका अगर प्लांट के लिए होता तो जीन का आंसर होता है। पूछा किसके लिए गया है, डायरेक्टली इंजेक्टेड न्यूक्लियस, और डायरेक्टली न्यूक्लियस में इंजेक्ट किया जाता है एनिमल सेल में। मेथड का नाम होता है माइक्रो इंजेक्शन। तो आंसर तो आपका यहां पर फर्स्ट करेक्ट होगा। बात करते हैं 56 की, मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले दिया गया ऑसिलेटोरिया। अगर ऑसिलेटोरिया की बात की जाए तो ये होता है आपका साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजन फिक्सर। क्लियर। तो थर्ड में दिया गया है नाइट्रोजन फिक्सर साइनोबैक्टीरिया, यानी यहां पर हो जाएगा थर्ड। अब बच्चों यहां पर एक पॉइंट याद रखना है, जो ऑसिलेटोरिया होता है, अगर हम जनरली बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की तो नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया। तो अगर यहाँ पर नॉस्टॉक और एनाबीना की बात करते हैं तो यहाँ पर हेटेरोसिस्ट सेल होती है, स्पेशल सेल, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं। बट अगर ऑसिलेटोरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर हेटेरोसिस्ट सेल नहीं होती हैं और ये अदर सेल के थ्रू नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, बच्चों याद रखना है। तो ए के साथ हो गया आपका थर्ड। ट्राइकोडर्मा की बात करते हैं तो फ्री लिविंग फंजाई होता है, रूट इकोसिस्टम में पाया जाता है, बायो कंट्रोल एजेंट की तरह वर्क करता है। तो ये हो जाएगा इसके साथ सेकेंड। अब राइजोबियम की बात करते हैं तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर होता है, तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ। एंजियोस्पाइरलम की बात करते हैं तो ये भी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर होता है, तो इसके साथ हो जाएगा आपका फर्स्ट। तो ऑप्शन बन जाएगा आपका ए के साथ थर्ड हो जाएगा, थर्ड सेकंड फोर फर्स्ट, थर्ड सेकंड फोर फर्स्ट। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, पहले से ही आपका करेक्ट आंसर आ जाता क्योंकि किसी में भी ए के साथ थर्ड नहीं है। तो आंसर हो जाएगा पहले नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की, विच ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। कहते हैं कौन से बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, कौन से ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया का यूज करते हैं किसमें, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में। तो देखते हैं ऑप्शन में सबसे पहले दिया गया ऑटोट्रॉप्स। क्या ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया यानी कि कह रहे हैं क्या साइनोबैक्टीरिया का यूज होता है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया का यूज नहीं होता, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया का यूज नहीं होता है। क्या एनएरोबिक का होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, एनएरोबिक बैक्टीरिया का यूज होता है, सही है। एरोबिक का भी होता है, बट कहाँ किसका होता है, अगर हम एरोबिक की बात करते हैं तो इसका यूज होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में यानी बायोलॉजिकल में। क्लियर। और आफ्टर दिस इसके बाद जब बीओडी कम हो जाता है फिर इसके बाद होता है किसका, एनएरोबिक का। और ये क्या करते हैं, एनएरोबिक बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करते हैं और साथ में फंगस को, जो कि फ्लॉक्स में होता है। क्लियर। तो आपका सेकंड भी हो जाएगा थर्ड, बोथ सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में एरोबिक और एनएरोबिक बैक्टीरिया का दोनों का यूज होता है। क्लियर। और अगर पूछा जाए कि इनके साथ साथ और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं तो कौन से होते हैं, वो फंजाई। क्लियर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। बात करते हैं 58 की, फिगर दिया गया है, फिगर में आपको ए पहचानना है। तो ये किसकी कॉलोनी है, ये है बच्चों फंगल कॉलोनी।
फिगर का डायरेक्टली क्वेश्चन है। तो पहले ही ऑप्शन में आपका दिया गया है फंगल कॉलोनी, पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा। क्लियर, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। पहले स्टेटमेंट में बोल रहे हैं बच्चों, द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप इन इंडिया मेनली ड्यू टू एफर्ट ऑफ CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो ये तो सही है, बट यहाँ पर CDRI नहीं है। क्या होता है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्लियर, तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड KVIC के द्वारा इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया था। तो ये तो आपका गलत हो गया। इसके बाद बात करते हैं स्टेटमेंट सेकंड की। तो दिया लेडी वर्ड आर यूजफुल टू गेट रेड ऑफ एफिड, बिल्कुल सही है। जो लेडी वर्ड होता है वो उसका यूज एफिड को हटाने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब यहाँ पर अगर मॉस्क्यूटो को हटाने की बात करते हैं तो वो किससे हटाया जाता है? तो होता है नाम क्या? ड्रैगन फ्लाई। क्लियर, तो ये भी बच्चों आपको याद रखना है। इसके अकॉर्डिंग आपका सेकंड सही है, फर्स्ट इनकरेक्ट है। आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट। थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की 60 नंबर की। ये भी आपका स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। पहले में कह रहे हैं इन एन एरोबिक सिलेक्ट डाइजेस्टर अदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया विच ग्रो एन एरोबिकली डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंजाई इन सिलेक्ट, बिल्कुल सही है। जो एन एरोबिक सिलेक्ट डाइजेस्टर होता है, यहाँ पर जो एन एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो एरोबिक बैक्टीरिया, अगर यहाँ पर भी बात करें तो ये कैसे होते हैं? एरोबिक। जो एरोबिक बैक्टीरिया सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट से आते हैं और फंजाई उनको क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। क्लियर, तो ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। और इससे पहले एक क्वेश्चन में दिया गया था, पूछा गया था कि कौन कौन से यूज होते हैं, तो उसमें एरोबिक और एन एरोबिक बैक्टीरिया दिए ही थे, और तीसरा देखो फंजाई आपका यहाँ पर शो हो गया। तो ये तो आपका करेक्ट है। अगर सेकंड की बात करते हैं तो कह रहे हैं कि ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर पैरासिटिक फंजाई दैट आर वेरी कॉमन इन रूट इकोसिस्टम एंड प्रोटेक्ट रूट सिस्टम फ्रॉम अदर पैथोजन। यहाँ पर बच्चों ये पैरासिटिक फंजाई नहीं होते, फ्री लिविंग होते हैं। अभी एक मैचिंग में बताया था, फ्री लिविंग होते हैं। क्लियर, फ्री लिविंग होते हैं, रूट इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, और वहाँ पर जो अदर पैथोजेंस होते हैं उनको कंट्रोल करने का या फिर उसको पैथोजन से रूट सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का ये काम करता है। तो आपका यहाँ पर पैरासिटिक फंजाई की वजह से ये इनकरेक्ट हो गया, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट। आंसर बन जाएगा आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट इन ए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द पार्टिकल आर रिमूव्ड बाय। कह रहे हैं कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसमें कौन सी प्रोसेस से पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है? तो क्या सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होता है? बिल्कुल सही है। क्या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा? तो नहीं होगा। सेडिमेंटेशन होता है? होता है। यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड आपका करेक्ट होगा। फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के थ्रू पार्टिकल को रिमूव किया जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट में। कहां पर? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। क्लियर। नेक्स्ट की बात करते हैं। दिया है द एडिनोवायरस कॉजेज डायरेक्टली। एडिनोवायरस से क्या कॉज होता है? तो इससे डायरेक्टली कह सकते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कॉज होते हैं। आपकी बुक में फिगर दिया गया है और फिगर से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। हार्ट इन्फेक्शन नहीं, कैंसर भी नहीं और किडनी इन्फेक्शन भी नहीं। आंसर हो जाएगा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। पहले ही नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट की बात करते हैं 63 की। दिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड। यहाँ पर क्या रॉन्गली मैच्ड होगा? सबसे पहले दिया गया एल्कोहल नाइट्रोजनेज,
यहीं पर गलती है। नाइट्रोजिनेज का काम क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो पहले ही आपका इनकरेक्ट है, यही पूछा गया है, रॉन्गली पेयर। क्लियर? तो अभी तक तो आपका पहला आंसर है। सेकंड की बात करते हैं, फ्रूट जूस में किसका यूज होता है? पैक्टिनेजेज का, सही बात है। फर्मेंटेशन की बात करते हैं तो यीस्ट से होता है, ये भी सही है। डिटर्जेंट में क्या? लाइपेज का यूज होता है, सही बात है। यानी कि आपका पहले ही नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे रॉन्गली मैच पूछा गया है। तो पहला रॉन्गली मैच है और बाकी 3 सही से यानी कि राइट है, ट्रूली मैच हैं। क्लियर? तो आंसर आपका हो जाएगा पहले नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट की बात करते हैं 64 की। द मेटाबॉलिक रिएक्शन विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल बाय ईस्ट इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं उस मेटाबॉलिक रिएक्शन को जिसका रिजल्ट क्या होता है? एथेनॉल का प्रोडक्शन। किसके थ्रू? ईस्ट के। बोलते हैं फर्मेंटेशन। पहले ही नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 65 की। तो दिया है द मेजर कंपोनेंट ऑफ वेस्ट वाटर जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज एंड टाउन्स। कह रहे हैं कि सिटी और टाउन में पर डे जो वेस्ट वाटर होता है उसमें मेजर कंपोनेंट किसका होता है? तो अगर इसकी बात की जाए तो आपका डायरेक्टली बुक से क्वेश्चन है, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, क्लियर, एक्सक्रीटा होता है उसका होता है। क्लियर? तो ह्यूमन एक्सक्रीटा जो होता है उसका जो है मेजर कंपोनेंट के रूप में होता है। कहां पर? वेस्ट वाटर में। तो आंसर तो आपका हो जाएगा सेकंड। बात करते हैं 66 की। दिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एमंग एनावीना एंड नॉस्टॉक। अगर इन दोनों की बात की जाए तो सबसे पहले ये होते हैं क्या? साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया की बात की जाए तो ये होते हैं मोनेरा किंगडम के मेंबर, यानी कि प्रोकैरियोट। क्लियर? अब सबसे पहले ऑप्शन में देख लेते हैं, बोथ आर बायो फर्टिलाइजर। बिल्कुल सही बात है। जो एनाबीना और नॉस्टॉक होते हैं नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, दोनों बायो फर्टिलाइजर की तरह वर्क करते हैं। बिल्कुल सही है, दोनों बायो फर्टिलाइजर होते हैं। बोथ आर प्रोटिस्ट। अगर बच्चों प्रोटिस्ट की बात करते हैं तो कहते हैं कि जो प्रोटिस्ट होते हैं यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट होते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में आते हैं क्या? प्रोटिस्टा में क्या आते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यहां पर ये यूनिसेलुलर तो हो सकते हैं, होते हैं, बट मोनेरा किंगडम के मेंबर हैं और इनकी सेल कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक। तो क्या सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं होगा, क्योंकि प्रोटिस्ट तो होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट, जबकि ये दिए गए हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। क्लियर? तो आपका सेकंड नहीं होगा, पहला सही है, सेकंड इनकरेक्ट है। सी की बात करते हैं। दिया बोथ आर मेंबर ऑफ मोनेरा। दोनों मोनेरा के मेंबर हैं। बिल्कुल सही है, एनावीना और नॉस्टॉक। तो ये तो सही है। डी की बात करते हैं। बोथ आर ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। अगर साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं तो इनके पास क्लोरोफिल ए होता है, और क्लोरोफिल ए होता है तो यहां पर फोटोसिंथेसिस भी होता है। फोटोसिंथेसिस होता है तो कैसे होंगे? ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। तो आपका डी भी करेक्ट हो गया, यानी आंसर हो जाएगा ए सी डी। फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर बच्चों करेक्ट होगा। दोनों के दोनों बायो फर्टिलाइजर होते हैं, दोनों मोनेरा के मेंबर हैं और दोनों ही ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं 67 की। व्हाट इज द पर्पज ऑफ यमुना एक्शन प्लान। दिया गया है पहले में टू बिल्ड अप द लार्ज मेंबर ऑफ डैम। नहीं बच्चों, ये नहीं होगा। मोर पिसिकल्चर इन यमुना रिवर, तो ये भी नहीं होगा। टू बिल्ड अप द लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये सही है। यानी यमुना एक्शन प्लान का जो मेन पर्पज था या फिर पर्पज है वो क्या है? बिल्ड अप ए लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी ज्यादा नंबर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का बनाना। तो ये तो आपका सही हो गया। टू बिल्ड अप मोर टूरिस्ट प्लेस नियर रिवर, तो ये भी नहीं होगा, नियर रिवर। थर्ड नंबर आपका करेक्ट है, यानी इनका पर्पज था ज्यादा से ज्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स प्रोड्यूस करना या फिर बनाना, बिल्ड करना। बात करते हैं 68 की। दिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड।
एजोस्पाइरलम की बात करते हैं तो बैक्टीरिया है, बिल्कुल सही बात है। फ्रूट जूस की बात करते हैं, पैक्ट्रीजेज का यूज होता है, सही है। फर्मेंटेशन ईस्ट से होता है, ये भी सही है। करेक्टली मैच पूछा है तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आपका 4th नंबर। नेक्स्ट की बात करते हैं, दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट माइक्रोब्स। माइक्रोब्स कॉज ए लार्ज नंबर ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स, सही बात है, ह्यूमन बीइंग्स में डिजीज कॉज करता है। इसके बाद पूछा गया दिया गया है माइक्रोब्स आल्सो कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल, तो ये भी सही है, प्लांट्स में भी डिजीज कॉज करते हैं और एनिमल्स में भी करते हैं। फिर दिया गया है ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल, ये गलत है, सभी माइक्रोब्स हार्मफुल नहीं होते हैं। जैसे कि मान लीजिए लैक्टोबैसिलस को लीजिए, तो क्या ये हार्मफुल होता है ह्यूमन के लिए? नहीं होता है, तो ऑल यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया। क्लियर, कुछ हार्मफुल होते हैं और कुछ बेनिफिशियल होते हैं। क्लियर, या फिर कह सकते हैं कि ज़्यादातर हार्मफुल होते हैं और कुछ बेनिफिशियल होते हैं, तो आपका थर्ड तो नहीं होगा। 4th में दिया गया बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 4th नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर, नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, माइकोराइजा इज ए सिम्बायोटिक फंगल डिसोसिएशन विद रूट ऑफ हायर प्लांट्स, हाउ इज इट बेनिफिशियल टू द प्लांट्स। तो देखते हैं किस तरीके से ये प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं। अच्छा, माइकोराइजा क्या होता है? फंगल और हायर प्लांट का एसोसिएशन। क्लियर, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब इसमें जो रूट्स को क्या बेनिफिट होता है फंगस के द्वारा, वो पूछा गया है। तो देखते हैं पहले ऑप्शन में, माइकोराइजा प्रोवाइड फास्फोरस टू प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, बिल्कुल सही है, जो माइकोराइजा होता है प्रोवाइड करता है फास्फोरस टू द प्लांट्स फ्रॉम सॉइल, सही बात है। इसके बाद अगर सेकंड की बात करते हैं तो दिया मेक द प्लांट रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजन, ये भी सही बात है। जो प्लांट होता है और प्लांट में रूट में, क्योंकि ये क्या होता है रूट में ही एसोसिएशन होता है, तो रूट बॉर्न जो पैथोजन होते हैं उससे रजिस्ट करता है, ये भी सही है। अगर थर्ड की बात करते हैं तो कह रहे हैं इंक्रीज टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट, ये भी सही बात है, यानी कि जो सूखा हुआ और या फिर सूखा और सैलिनिटी, इससे टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं, यानी टॉलरेंस को लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, किसमें? प्लांट में, तो ये भी बात सही है। यानी फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है और थर्ड भी, तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा 4th नंबर का। नेक्स्ट की बात करते हैं 71 की, दिया है इन नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब एसोसिएटेड विद एजोला इन राइस फील्ड इज। नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब जो एजोला से एसोसिएट होता है, किसमें? राइस फील्ड में, उसका नाम पूछा गया है। तो ये होते हैं बच्चों एनावीना, आपका ऑप्शन में दिया गया यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया में एनावीना। फ्रैंकिया नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, स्पाइरुलिना भी नहीं होगा, तो 4th नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 72 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच। पूछा गया यहाँ पर कौन सा इनकरेक्ट मैच है। अगर HIV की बात करते हैं तो क्या रेट्रोवायरस है? बिल्कुल सही है। लैब की बात करते हैं, लैक्टोबैसिलस की क्या माइक्रोब्स होते हैं? तो ये भी सही है, माइक्रोब्स में आते हैं। टोडी की बात करते हैं फर्मेंटेशन बाय एनसाइक्लोस्टोमा, ये गलत दिया गया है, ईस्ट से होता है, इनकरेक्ट पूछा गया, तो थर्ड आपका अभी तक इनकरेक्ट हो गया। क्या फर्मेंटेशन बैक्टीरिया से होता है? तो ये सही है, हो सकता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 3rd नंबर का ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर फर्मेंटेशन बाय ईस्ट से होता है, न कि एनसाइक्लोस्टोमा से। क्लियर, नेक्स्ट की बात करते हैं, हाउ मैनी मैचिंग आर करेक्ट, कितनी मैचिंग इनमें से करेक्ट है। माइक्रोब्स, क्या प्रोटोजोआ माइक्रोब्स में आते हैं? बिल्कुल करेक्ट है। माइक्रोब्स में क्या बैक्टीरिया फंजाई आते हैं? तो ये भी सही है। क्या वायरस और वायरॉइड भी आते हैं माइक्रोब्स में? तो ये भी आते हैं। माइक्रोब्स एंड माइक्रोब्स प्रियॉन्स भी आते हैं माइक्रोब्स में क्या? तो ये भी आते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों आपका इस चैप्टर के सबसे पहले ही पेज से उठाया गया है और वहाँ पर आपको एक ही लाइन में मिल जाएंगे सब कि ये सब माइक्रोब्स के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर चारों की चारों मैचिंग करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा आपका 2nd नंबर का ऑप्शन, जहाँ पर 4 दिया गया है। 2nd नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट की बात करते हैं, दिया है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट की बात की जाए तो दिया है इन पैडी फील्ड
पैडी फील्ड का मतलब जो धान के खेत होते हैं। एनावीना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया सर्व एज इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। तीनों के तीनों नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं। इन दोनों में पाई जाती हैं हेट्रोसिस्ट, तो नॉस्टॉक और एनावीना बाय द हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, और ऑसिलेटोरिया में हेट्रोसिस्ट नहीं होता है, तो ये अदर देन मतलब जो दूसरी सेल्स होती हैं वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं। तो ये तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। और सेकंड की बात करते तो दिया गया एजियोस्पाइलम एंड एजेटोबैक्टर आर एरोबिक एंड फ्री लिविंग इन सॉइल कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। एजियोस्पाइलम और एजेटोबैक्टर दोनों एरोबिक होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं सॉइल में, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। द पार्ट ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज दैट इज फर्दर टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज, कह रहे हैं कि द पार्ट ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज दैट इज फर्दर टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए देते हैं उसका नाम क्या होगा, तो उसको बोलते हैं इफ्लुएंट। थर्ड नंबर के ऑप्शन में आपका दिया गया है। प्राइमरी स्लैग नहीं बोलेंगे, सेकेंडरी स्लैग भी नहीं बोलेंगे, एक्टिवेटेड स्लैग भी नहीं, नाम होता है इफ्लुएंट। थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ये बच्चों पूरी प्रोसेस आपको याद करना पड़ेंगे, और जो ये स्पेशल ये नाम है ये भी याद करने होंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टैंक यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इन ए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, किस ऑर्डर में ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले क्या प्राइमरी सेटलिंग टैंक होता है, तो सही बात है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक, ये तो सब में दिया गया है, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं तो एरेशन टैंक होता है क्या, तो ये भी सही बात है, एरेशन टैंक होगा। इसके बाद दिया एन एरोबिक सेलेक्ट डाइजेस्टर, ये गलत हो गया। इसके बाद आता है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, तो पहला तो नहीं होगा, प्राइमरी सेटिंग टैंक, ठीक है, सेटलिंग टैंक, एन एरोबिक सेलेक्ट डाइजेस्टर, तो ये भी नहीं होगा, तुरंत ये नहीं आते हैं, क्या होगा पहले, एरेशन टैंक। थर्ड की बात करते हैं, प्राइमरी सेटिंग टैंक, एरेशन टैंक, सही बात है। सेकेंडरी सेटिंग टैंक, ये सही बात है, एरेशन टैंक होगा, और इसके बाद सेकेंडरी सेटिंग टैंक, फिर होता है एन एरोबिक सेलेक्ट डाइजेस्टर, तो ये तो आपका थर्ड करेक्ट हो गया। क्लियर। फोर्थ की बात करते हैं तो दिया प्राइमरी सेटिंग टैंक, फिर तुरंत एन एरोबिक नहीं होते हैं। क्लियर। तो आंसर क्या होगा, प्राइमरी सेटलिंग टैंक, एरेशन टैंक, फिर सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, फिर एन एरोबिक सेलेक्ट डाइजेस्टर। क्लियर। और यहां पर क्या होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया और साथ में फंजाई जो क्या बनाते हैं, फ्लॉक। क्लियर। तो थर्ड आंसर आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। सीक्वेंस आपसे पूछा गया है, इसमें आपका थर्ड करेक्ट होगा, प्राइमरी, फिर इसके बाद एडिशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। मैच द कॉलम विथ करेक्ट ऑप्शन। लेडी बर्ड की बात करते हैं, तो अगर लेडी बर्ड की बात करते हैं तो बीटल बोलते हैं इसको, यानी इसके साथ हो जाएगा आपका सी। और माइकोराइजा कहाँ बनता है, ग्लूमस, तो ये हो जाएगा आपका डी। बायोलॉजिकल कंट्रोल ट्राइकोडर्मा होता है, जो कैसा होता है, रूट इकोसिस्टम में फ्री लिविंग होता है। क्लियर। तो इसके साथ हो जाएगा आपका बी। और बायोगैस की बात करते हैं तो मैथेनो बैक्टीरिया फॉर्म करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो इसके साथ हो जाएगा ए, सी डी बी ए, तो ये होगा नहीं, सी डी बी ए, सी डी बी ए बिल्कुल करेक्ट है। लेडी बर्ड हो जाएगा आपका बीटल, माइकोराइजा हो जाएगा आपका ग्लोमस, बायोलॉजिकल कंट्रोल में आ जाएगा आपका ट्राइकोडर्मा, और बायोगैस में हो जाएगा मैथेनोजेंस। सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। बच्चों जब मैचिंग के क्वेश्चन करें तो एक बार मिलाने के बाद उसको दोबारा अच्छे से देख लिया करें, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। द गंगा एक्शन प्लांट वाज इनिशिएटेड बाय, गंगा एक्शन प्लांट किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था, तो अगर गंगा एक्शन प्लान की बात की जाए तो ये द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा इनिशिएट किया गया था, जो कि आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। क्या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से किया गया था, तो नहीं बच्चों। KBIC के नहीं,
तो फर्स्ट सेकंड होगा ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। बात करते हैं 79 की। दिया व्हाट फंक्शन डू मैथेनोजेंस परफॉर्म इन द रुमेन ऑफ कैटल। कह रहे हैं कि जो मैथेनोजेंस होते हैं कैटल्स के रुमेन में पाए जाते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, कौन से फंक्शन करते हैं। तो बच्चों जो रुमेन पार्ट होता है कैटल के स्टमक का, वहाँ पर ये सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। कौन? मैथेनोजन बैक्टीरिया। तो देखते हैं कहीं पर सेलुलोज दिया गया, पहले में दिया डाइजेशन ऑफ पेप्टाइड्स, तो नहीं होगा, डाइजेशन ऑफ सेलुलोज सेकंड नंबर का ऑप्शन अभी तक करेक्ट है। थर्ड की बात करते हैं तो इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ अदर बैक्टीरिया, नहीं बच्चों। प्रोडक्शन ऑफ प्रोपेन गैस, तो ये भी नहीं होगा। क्लियर? डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। ए वेरी कॉमन मेथड नाउ यूज इन एग्रीकल्चर टू कंट्रोल पेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल प्रिडेशन इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि जो नेचुरल प्रिडेशन के बेस पर जो पेस्ट कंट्रोल एग्रीकल्चर में किया जाता है, उस मेथड को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं बच्चों? बायो कंट्रोल। और एग्जाम्पल जैसे कि ट्राइकोडर्मा भी बताया था हमने। क्लियर? तो आंसर आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। बायो मैग्निफिकेशन, बायो एग्रीकल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 को देख लेते हैं। दिया है पेशेंट ब्रॉट टू हॉस्पिटल विद मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन इन जनरल ही इज ट्रीटेड विद। तो किसके साथ ट्रीट किया जाता है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में? स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से बनता है। तो आंसर तो आपका यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा। क्लियर? साइक्लोस्पोरिन ए का यूज कहाँ करते हैं? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो वहाँ पर इम्यूनोसप्रेसिव के रूप में इसका यूज किया जाता है। स्टेटिन की बात करते हैं तो मोनस्कस परप्यूरियस से बनता है स्टेटिन, और पेनिसिलियम नोटेटम से। क्लियर? तो आंसर आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा फोर्थ है। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। विच गैसेस आर प्रोड्यूस इन एन एरोबिक सेलेक्ट डाइजेस्टर। एन एरोबिक सेलेक्ट डाइजेस्टर किसको डाइजेस्ट करता है? जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं और फंजाई, और इनको डाइजेस्ट करके क्या प्रोड्यूस करता है? तो मेथेन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2। पहले में दिया गया मेथेन एंड CO2 ओनली, तो ये ओनली की वजह से इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड में मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड O2, तो O2 को ये O2 को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर? जो एन एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, वो एरोबिक बैक्टीरिया और जो फंगस होता है, इन सबको डाइजेस्ट करके यहाँ पर क्या बनाते हैं? मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2। नेक्स्ट की बात करते हैं 83 की। फुल पोटेंशियल ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज स्टेबलाइज्ड बाय। यानी कह रहे हैं कि जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी उसका फुल पोटेंशियल किसने स्टेबलाइज किया था? कौन से साइंटिस्ट थे? तो ये तो बच्चों आपको याद करना पड़ेगा, अर्नस्ट चैन और हॉवार्ड फ्लोरी। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है, यानी थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड साइंटिस्टों के नाम बच्चों याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं 84 की। द रॉकफोर्ड चीज आर रिपेंड बाय ग्रोविंग ए स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म ऑन देम विच गिव ए पर्टिकुलर फ्लेवर। यानी कह रहे हैं कि रॉकफोर्ड चीज होता है, रिपेंड होता है कौन से स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के थ्रू या फिर ऑर्गेनिज्म पर, जिससे पर्टिकुलर फ्लेवर आता है। तो वो होता है बच्चों फंजाई। क्लियर? उसका नाम होता है फंजाई, नाम होता है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। ये याद रखना, शायद ये आपकी बुक में ना दिया हो, लेकिन जो पेनिसिलियम रॉकफोर्टी था, जो होता है फंजाई, उसकी वजह से इसमें जो फ्लेवर आता है। आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 85 को देख लेते हैं। द विगोरियस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट टैंक फॉर्म। कह रहे हैं कि जो एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं वो विगोरियस ग्रोथ करके क्या बनाते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में। तो ये यहाँ पर क्या बैक्टीरिया और फंगस मिलके बनाते हैं, बोलते हैं फ्लॉक्स।
थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जालीनुमा संरचना बनाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, इन विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन आर ब्रॉड टू स्टिग्मा। कह रहे हैं जेनेटिकली डिफरेंट टाइप की बात कर रहे हैं, तो ये तो आपका जेनेटिकली डिफरेंट कहां पर हो सकता है, जब जीनोगेमी हो। अब बच्चों सबसे पहले ऑप्शंस को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका दिया गया है ऑटोगेमी। अगर बच्चों ऑटोगेमी की बात करते हैं तो ऑटोगेमी किन किन कंडीशन में हो सकती हैं। सबसे पहले तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर में अगर ये क्लेस्टोगेमस है यानी कि क्लोज फ्लावर है तो यहां पर ऑटोगेमी कंपलसरी होगा, और अगर ये चैस्मोगेमस है तो यहां पर ऑटोगेमी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, यानी ऑटोगेमी के साथ साथ यहां पर जीटेनोगेमी या फिर जीनोगेमी भी हो सकता है। और यहां पर आपसे पूछा गया कि जेनेटिकली डिफरेंट, तो यहां पर तो ये नहीं होगा क्योंकि क्लियरली पूछा गया कि जेनेटिकली डिफरेंट होना चाहिए, और ऑटोगेमी में जेनेटिकली डिफरेंट नहीं होंगे। अगर जीटेनोगेमी की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है कि एक प्लांट है बट उसमें जो फ्लावर हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल, यानी प्लांट में मेल फ्लावर अलग होंगे और फीमेल फ्लावर अलग होंगे, एक फ्लावर में मेल और फीमेल नहीं होगा। तो इस कंडीशन में जब एक प्लांट के एक मेल फ्लावर से उसी प्लांट के दूसरे फीमेल फ्लावर के स्टेगमा पर जब पोलन ग्रेन लैंड करता है, यानी इस तरीके के पॉलिनेशन होता है, तो क्या बोलते हैं, जीटेनोगेमी। यानी यहाँ पर ये वैसे तो ये क्रॉस हो गया बट जेनेटिकली क्या हुआ, ये सेल्फ। क्लियर, तो ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि एक ही प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पोलन ग्रेन, दूसरे फ्लावर के स्टेगमा पर पोलन ग्रेन लैंड कर रहा है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता है। अब जीनोगेमी की बात करते हैं तो यहां पर प्लांट के साथ या फिर कह सकते हैं कि फ्लावर के साथ साथ प्लांट भी यूनिसेक्सुअल होता है, यानी कि जो फ्लावर है किसी प्लांट में जितने भी फ्लावर होंगे एक ही सेक्स के होंगे, या तो मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे। क्लियर, जैसा कि आपका होता है किसमें, पपाया में। तो इस कंडीशन में अगर यहां पर पॉलिनेशन होगा तो दूसरे ही प्लांट से पोलन ग्रेन को एक प्लांट पर आना होगा, यानी कह सकते हैं कि एक प्लांट से पोलन ग्रेन को उस प्लांट की मतलब उस स्पीसीज के दूसरे प्लांट पर जो फीमेल होगा उसके फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करना पड़ेगा। तो यहां पर कंपलसरी जीनोगेमी होगा। जीनोगेमी यानी कि यहां पर जेनेटिकली भी डिफरेंट टाइप के पोलन ग्रेन होंगे। क्लियर, तो आंसर आपका यहां पर हो जाएगा थर्ड नंबर का ऑप्शन, क्योंकि ऑटोगेमी में जेनेटिकली डिफरेंट नहीं होगा, इसमें तो किसी भी तरीके से जेनेटिक डिफरेंट नहीं होगा। जीटेनोगेमी की अगर बात करते हैं तो यहां पर जेनेटिकली डिफरेंट नहीं होगा, वैसे तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा बट जेनेटिकली सेल्फ होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। जीनोगेमी एक ऐसा है जहां पर जेनेटिकली भी डिफरेंट होगा और नॉर्मली तो होगा ही, तो आंसर हो जाएगा आपका यहां पर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं, डाइकैरियन फॉर्मेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। डाइकैरियन की बात करते हैं तो जैसे कि बच्चों हमने कहा कि ये है आपका हाइफी, ठीक है, यहां इसमें होगा क्या, फ्यूजन, क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी। और प्लाज्मोगेमी होने के बाद यहां पर इस तरीके से एक ही उसमें दो न्यूक्लियस हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, डाइकैरियन, यानी तुरंत ये फ्यूजन इनमें नहीं होता है। इसके बाद यहां पर ये कुछ इस तरीके से ठीक है, अगर जिस एस्कोमाइसिडीज का है तो एसिडियम और बेस्कोमाइसिडीज का है तो बेसिडियम। क्लियर, और इसके बाद यहां पर इसमें होता है फ्यूजन, अब बनता है ये यहां पर 2n, यानी यहां होता है क्या, कैरियोगेमी। कहने का मतलब है जब प्लाज्मोगेमी होती है और यहां पर इमीडिएट कैरियोगेमी नहीं होती है, दोनों ही न्यूक्लियस अलग अलग होते हैं, तो कह देते हैं डाइकैरियन। डाई मतलब 2 और कैरियन मतलब न्यूक्लियस। क्लियर, और इस तरीके की प्रोसेस रिप्रोडक्शन में डाइकैरियन स्टेज आती है
एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में। क्लियर। फाइकोमाइसिटीज में डायरेक्टली यहाँ पर कैरियोगेमी हो जाती है, कोई भी ऐसा डाइकैरियन फेज नहीं आता है, तो ये तो नहीं होगा। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में डाइकैरियन फेज आता है, और यहाँ पर एस्कोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज तो ये भी नहीं होगा, और फाइकोमाइसिटीज और ड्यूटेरो। अब अगर ड्यूटेरो की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर ड्यूटेरो की बात करते हैं तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। क्लियर। तो यहाँ डाइकैरियन फेज आएगी ही नहीं। क्लियर। तो ये भी आपका नहीं होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं फाइकोमाइसिटीज, तो ये भी नहीं, यानी थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। एस्कोमाइसिटीज और सेकेंड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, इनके मेंबर्स में जो प्लाज्मोगेमी होती है और इसके बाद यहाँ पर डाइकैरियन फेज आता है, डाइकैरियन स्टेज आता है। आफ्टर दिस यहाँ पर रेस्पेक्टिवली अगर एसिडियम बनता अगर एस्कोमाइसिटीज है, और बेसिडियम बनेगा अगर बेसिडियोमाइसिटीज है, और फिर होता है यहाँ पर कैरियोगेमी। क्लियर। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सेकंड, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। एसेक्सुअल स्पोर आर प्रोड्यूस एक्सोजीनसली इन एंड इंडोजीनसली इन। अगर यहाँ पर बच्चों एसेक्सुअल स्पोर की बात करते हैं तो यहाँ पर जू स्पोर हो सकते हैं, या फिर ई प्लेनो स्पोर, या फिर कोनिडिया। अब देखिए, अगर हम जू स्पोर और ए प्लेनो स्पोर की बात करते हैं तो ये बनते हैं फाइकोमाइसिटीज के मेंबर में, और अगर कोनिडिया की बात करते हैं तो ये आपके बनते हैं एस्कोमाइसिटीज के मेंबर में और ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर में। क्लियर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों ही एसेक्सुअल स्पोर हैं, जू स्पोर और कोनिडिया। अगर जू स्पोर की बात करते हैं तो ये बनते हैं इंडोजीनियसली, और अगर कोनिडिया की बात करते हैं तो बनते हैं एक्सोजीनसली। ये बनते हैं इंडोजीनसली और ये बनते हैं एक्सोजीनसली। अब ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले कहा गया है ए एस्कोमाइसिटीज, यानी इसकी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं एक्सोजीनसली क्या एस्कोमाइसिटीज में बनते हैं? तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एस्कोमाइसिटीज में कोनिडिया बनता है और ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी कोनिडिया फॉर्म होता है। क्लियर। तो ये तो करेक्ट है। बी की बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज, क्या इंडोजीनसली फाइकोमाइसिटीज में फॉर्म होते हैं? बिल्कुल सही है, क्योंकि फाइकोमाइसिटीज में जू स्पोर या फिर ए प्लेनो स्पोर फॉर्म होते हैं, और ये होते हैं कैसे? इंडोजीनसली। क्लियर। तो ये तो आपका करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। तो आंसर तो आपका अभी तक फर्स्ट करेक्ट हो गया, क्योंकि एसेक्सुअल स्पोर में जो कोनिडिया होते हैं वो एक्सोजीनसली फॉर्म होते हैं, किसमें? एस्कोमाइसिटीज में, जैसा कि हमने यहाँ पर दिया, या फिर ड्यूटेरो होता तब भी करेक्ट हो जाता। फिर इंडोजीनसली पूछा गया किसमें होते हैं, तो फाइकोमाइसिटीज में, और वो होते कौन से हैं? जू स्पोर या फिर ए प्लेनो स्पोर। जू स्पोर मोटाइल होते हैं और ये ए प्लेनो स्पोर नॉन मोटाइल। क्लियर। तो सेकंड की बात करते हैं तो कह रहे हैं बेसिडियोमाइसिटीज। अगर बच्चों बेसिडियोमाइसिटीज की बात करते हैं तो यहाँ तो एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन ही नहीं होता है। क्लियर। तो ये तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। और एस्कोमाइसिटीज कह रहे हैं बी, क्या एस्कोमाइसिटीज में इंडोजीनियसली एसेक्सुअल स्पोर फॉर्म होते हैं? तो नहीं होते हैं, एक्सोजीनियसली फॉर्म होते हैं, नाम होता है क्या? कोनिडिया। क्लियर। तो आपका यहाँ से ये इनकरेक्ट है, ऑप्शन नहीं होगा, और यहाँ भी क्योंकि ये इंडोजीनियसली में दिया है। फिर बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज। ये तो सही है, क्योंकि एस्कोमाइसिटीज में कोनिडिया बनते हैं एक्सोजीनियसली। फिर दिया बेसिडियोमाइसिटीज में, जहां पर एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। फोर्थ की बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, तो यहाँ पर भी एसेक्सुअल स्पोर बनते ही नहीं है, ना ही एक्सोजीनियसली और ना ही इंडोजीनियसली। क्लियर। और फाइकोमाइसिटीज में बनते हैं इंडोजीनियसली। तो ये तो चलिए मान ली सही, बट इसकी वजह से ये इनकरेक्ट हो गया। तो आंसर तो आपका यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट होगा। एस्कोमाइसिटीज के मेंबर में एक्सोजीनियसली एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं, नाम होता है कोनिडिया। क्लियर। और यही ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी फॉर्म होते हैं। अगर यहाँ पर एस्को की जगह ड्यूटेरो होता तब भी करेक्ट आपका आंसर हो जाता।
सेकंड अगर पूछा गया दूसरा यानी बी, इंडोजीनियसली सेक्सुअल स्पोर किसमें बनते हैं, तो फाइकोमाइसीट्स के मेंबर में। नाम होता है जूस्पोर जो मोटाइल होते हैं और एप्लेनोस्पोर जो नॉन मोटाइल होते हैं। आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, क्या होता है इस ब्रांच का नाम होता है सिस्टमैटिक्स। पहले ही नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग आर करेक्ट, करेक्ट पूछा गया आपसे कौन सी मैचिंग करेक्ट होगी। अगर पॉलिप, अगर जेलीफिश की बात करते हैं तो क्या यहां पर पॉलिप होता है, तो ये गलत है, मेड्यूसा होता है। गॉर्गोनिया की बात करते हैं तो क्या डेविल फिश होता है, गलत है। क्या बोलते हैं, सी फैन होता है। सी की थर्ड की बात करते हैं, पेनिनटुला को क्या सी फैन बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, सी पैन, ना कि फैन, तो ये भी आपका गलत। मैंड्राइना ब्रेन कोरल को बोलते हैं, बिल्कुल मैंड्राइना को ब्रेन कोरल बोलते हैं, ये सही है आपका, करेक्ट पूछा गया है, यानी कि फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर बच्चों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। मैचिंग का क्वेश्चन है, कॉलम फर्स्ट और से ए और बी को मिलाना है। अगर एस्केरिस की बात करते हैं तो क्या राउंड बॉर्म बोलते हैं, बिल्कुल सही है, थर्ड हो जाएगा। एनसाइलोस्टोमा हुक बॉर्म बोलते हैं, ये सही है, यानी फिफ्थ हो जाएगा। गॉर्गोनिया को बोलते हैं क्या, सी फैन, फोर्थ हो जाएगा। और लिम्यूलस क्या होता है, किंग क्रैब, यानी ये फर्स्ट है। और एंटीडॉन किसको बोलते हैं, एंटीडॉन को क्या बोलते हैं, सी लिली, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड, यानी कि आपका हो जाएगा ए थर्ड बी 5, ए थर्ड बी 5, और सी हो जाएगा आपका फर्स्ट, और डी हो जाएगा, सी हो जाएगा सॉरी थर्ड, और डी हो जाएगा फर्स्ट, और ई हो जाएगा सेकंड, यानी ए थर्ड बी 5 सी 4 डी फर्स्ट ई सेकंड। आंसर आपका है फोर्थ नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट की बात करते हैं 92 की। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। यहाँ पर आपके एपिथेलियल टिश्यू है और यहाँ पर लोकेशन है। अगर क्यूबॉइडल की बात करते हैं, अगर क्यूबॉइडल की बात करते हैं तो ये होता है आपका डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, ए के साथ हो जाएगा आपका 4, क्लियर। और यहाँ पर आपका अगर लास्ट वाला मिला लें स्क्वामस वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, तो डी के साथ हो जाएगा फर्स्ट, और ये मैच कर गया तो यहाँ पर डी के साथ फर्स्ट कोई है नहीं, क्लियर, तो यही आंसर होगा। और मिला लेते हैं, बी के साथ हो जाएगा आपका यहाँ पर थर्ड, और ए के साथ क्या था 4, और कॉलमनर सी के साथ हो जाएगा सेकंड, लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, और डी के साथ हो जाएगा आपका फर्स्ट, ए 4 बी थर्ड सी सेकंड और डी फर्स्ट। थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। हीमोलिम्फ ऑफ कॉकरोच डज नॉट हैव, कह रहे हैं कि जो हीमोलिम्फ होता है कॉकरोच का उसमें क्या नहीं होगा, क्या हीमेटोसाइट्स होता है, बिल्कुल सही है, होता है। कलरलेस प्लाज्मा होता है। इरेथ्रोसाइट्स यानी पूछ रहे, कह रहे हैं कि क्या आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, तो ये नहीं होता है। थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। डज नॉट है पूछा गया है, और इरेथ्रोसाइट्स जो कॉकरोच का हीमोलिम्फ होता है उसमें एब्सेंट होता नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं 94 की। ड्यूरिंग एक्सट्रीम समर फ्रॉग टेक शेल्टर इन डीप ब्यूरो द टू प्रोटेक्ट देम दिस वन कॉल्ड, कह रहे हैं कि जब एक्सट्रीम गर्मी होती है, समर होता है, तो जो फ्रॉग होते हैं वो अपना घर बनाने के, या फिर किस ब्यूरो का मतलब होता है बिल या फिर खांच बोल सकते हैं, और उसमें डीप में चला जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखना, जब फ्रॉग गर्मियों में जाता है तो बोलते हैं एस्टिवेशन, क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। और जब इस सर्दियों के दिन में जाता है, यानी यहाँ पर पूछा गया एक्सट्रीम समर में गया, तो क्या बोलेंगे, एस्टिवेशन। याद रखने के लिए याद कर लेना, एसी में जाना, एसी से क्या हुआ आपका एस्टिवेशन, क्लियर। और जब इस सर्दियों के दिनों में जाता है तो क्या बोल देते हैं, हाइबरनेशन, यानी हीट लेने के लिए, याद करने के लिए बच्चों बता रहे हैं ये, ठीक है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया एक्सट्रीम समर यानी गर्मी, तो कहाँ जाएगा, एसी लेने, क्या बोलेंगे, एसी में
एस्टिवेशन, सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यही अगर सर्दियों के दिन में करता तो क्या बोलते, हाइबरनेशन। आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। बात करते हैं 95 की, मैचिंग का है। कोलेजन की बात करते हैं तो कहते हैं कि इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, बी हो जाएगा। GLUT4 की बात करते हैं तो कहते हैं कि एनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल, यानी यहां हो जाएगा आपका डी। और एंटीबॉडी जो होता है फाइट करता है इन्फेक्शियस अगेंस्ट माइक्रोब्स, यानी माइक्रोब्स के अगेंस्ट इन्फेक्शन से फाइट करता है, तो हो जाएगा आपका ये ए। और रिसेप्टर की बात करते हैं तो सेंसरी रिसेप्शन, स्मेल, टेस्ट, हार्मोन, सी हो जाएगा। BDAC, BDAC आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। पहले ही नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। द एसिड सॉल्युबल पूल हैव मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम, तो इस मॉलिक्यूलर वेट की जो रेंज होगी या क्या होगी, किसमें, जो एसिड सॉल्युबल पूल में पाए जाएंगे वो होती है 18 to 800 डाल्टन्स। ये बच्चों आपको याद रखना है, सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 18 to 800 डाल्टन्स, इसके बीच जो वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट, वो जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एसिड सॉल्युबल पूल में आते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं 97 की। टोटल लंग्स कैपेसिटी इज, अगर बच्चों टोटल लंग्स कैपेसिटी की बात की जाए तो इसमें आपका IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, ये सभी इंक्लूड किए जाते हैं। क्लियर, थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम रेजिडुअल वॉल्यूम को हटा दें, जैसा कि इसमें दिया गया है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, तो इसको बोलते हैं हम क्या, वाइटल कैपेसिटी। मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद मैक्सिमम इंस्पायरेशन करना, या फिर मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद मैक्सिमम एक्सपायरेशन करना, क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी, जिसमें आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम तीनों इंक्लूड होते हैं। अगर यहीं पर लंग्स कैपेसिटी की बात करते हैं तो रेजिडुअल वॉल्यूम को और यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे तो आ जाएगा आपका टोटल लंग्स कैपेसिटी। आंसर आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थर्ड हो जाएगा। बात करते हैं 98 की। विच वन इज इसेंशियल फॉर द हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड, थायराइड में हार्मोन सिंथेसिस के लिए कौन सा यहाँ पर एसेंशियल होता है, क्या सोडियम होगा, आयरन होगा, नहीं, क्लोरीन नहीं, आयोडीन। ये बच्चों आपको याद रखना है, फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 99 की। ग्लूकागॉन इज ए, अगर हम ग्लूकागॉन और इंसुलिन की बात करते हैं तो दोनों के दोनों पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। क्लियर, प्रोटीनियस होते हैं, तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, स्टीरॉयड नहीं होगा। स्टीरॉयड हार्मोन कौन से होते हैं, जो ओवरी से, टेस्टिस से या फिर एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से सिक्रीट होते हैं। क्लियर, स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं, तो यहाँ पर ये तो नहीं होगा, फैट तो होगा ही नहीं। पेप्टाइड हार्मोन आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जो ग्लूकागॉन होता है पेप्टाइड हार्मोन, और यहाँ पर अगर इंसुलिन भी दिया होता तो वो भी पेप्टाइड हार्मोन होगा। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं बच्चों। आज के सेशन का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। आर्टिकुलेशन ऑफ अल्ना विद ह्यूमरस एट द एल्बो इज टाइप ऑफ ज्वाइंट्स, कौन सा ज्वाइंट्स होता है, तो अगर इस ज्वाइंट की बात करें तो बच्चों ये होता है आपका हिंज ज्वाइंट, पहले ही आंसर आपका करेक्ट है। अगर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की बात करते हैं तो ये आपका कौन सा होता है, बिटवीन द किसका, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। क्लियर, फीमर एंड पेल्विक गर्डल, इनके बीच में होते बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। पाइवोट की ज्वाइंट बात करते हैं, पाइवोटल की, तो ये होता है कौन सा, बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। क्लियर, और ग्लाइडिंग ये कार्पल्स के बीच में होता है। तो आंसर आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर, तो इसी के साथ बच्चों आपके आज के सेशन के पूरे क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हुए। थैंक यू, धन्यवाद।